अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आज तो भाई एंजॉय करने का दिन है क्योंकि आज है वीकेंड। और जब ये वीकेंड आ जाता है तो लोग अपने अपने प्लान्स बनाने शुरू कर देते हैं कि कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है। तो भाई ऐसे ही अपने अच्छे अच्छे प्लान्स बनाइए और अच्छे तरीके से जो है वो घूमें फिरें और दूसरों को भी खुश रखें। और ये होता है फैमिली टाइम, तो फैमिली को पूरा पूरा टाइम दें। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो सीज़न है, जो विंटर सीज़न है, इसमें जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है ना, आपको अपने हाथ और पाँवों की केयर करने की बड़ी ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि जो ओवरऑल जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि फेस की केयर करते हैं, फिर गर्दन की केयर भी नहीं करते। तो आपने अपनी ओवरऑल जो बॉडी है उसकी केयर करने की ज़रूरत है ताकि आपको किसी किस्म का इन्फेक्शन ना हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पाँव और एड़ियों की सूजन से निजात का मैं आपके साथ में ये टोटका शेयर करती हूँ। पाँव और एड़ियों की सूजन से निजात मुमकिन है। अच्छा, आपने क्या करना है? नारियल लेना है, टी ट्री, नीम या बादाम के तेल से आपने मसाज करना है और फिर इसके मसाज से आपकी सूजन जो है वो कम हो जाएगी। उसके बाद खून की रवानी इससे बेहतर हो जाएगी जब आप टी ट्री से और बादाम के तेल से मसाज करेंगे, और आपका जो दबाव है उसमें कमी आ जाएगी। रात को रोज़ाना एड़ी से पंजे की तरफ हल्का सा आपने मसाज करना है और आरामदेह और नरम जूते जो हैं वो आपने पहनने हैं। और एड़ी के दर्द की आपने वर्जिश करनी है। चलते वक्त वज़न दोनों पैरों पर बराबर डालें, एड़ी पर बर्फ़ की सिकाई करें, पानी की भरी बोतल पाँव के नीचे रोल करें। तो ये सारी SOPs जो है वो करनी है आपने फॉलो। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। तो जो मौसम है वो औसम है, और शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो क्या है? वो है 22 सेंटीग्रेड। और शुमाल मशरिक सिम से हल्की रफ्तार में हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। इसके अलावा हवा में नमी का तनासुब जो है वो 65% है। हवा में आलूदा ज़र्रात की मकदार 180 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। अच्छा जी, जो AQI है, अच्छा, अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानिब से बताया गया कि जो शहर का फ़िज़ाई मयार है वो खैर सेहत बख्श है, यानी इतना हेल्दी नहीं है। अच्छा, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पर मौजूद है। अब देखें आप कि फिर अगेन पोल्यूशन में हम 5वें नंबर पर जो है वो मौजूद हैं, और इसके लिए कराची वालों को वाकई ये सोचना होगा। इसके लिए कराची वालों को अपने तौर पर भी इस पोल्यूशन से निजात के लिए ये करना होगा कि जिन एरियाज़ में ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि इस तरह के हवा के अंदर मिट्टी है, धूल है, तो उन एरियाज़ पे जाने से आप गुरेज करें। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आलमी मार्केट में सोना $4007 फ़ी औंस पर जो है वो बरकरार है। 1 तोला सोना 4,23,062 रुपये पर बरकरार है। 10 ग्राम सोना 3,62,707 रुपये पर ही बरकरार रहा, जबकि 1 तोला चांदी की कीमत में भी 5,112 रुपये पर बरकरार रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और ये ख़बर जो है आपके साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ, इट्स अबाउट हेल्थ। हुआ कुछ इस तरीके से है कि मलिर मुराद मेमन गोट गुलिस्तान मुस्तफ़ा में 14 साला मोहम्मद अरसलान गलत इंजेक्शन लगने से जाँ बहक हो गया है। इंतहाई अफसोसनाक ये ख़बर है, और हेल्थ के हवाले से आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। ये देखने की ज़रूरत है कि आप जिस जगह पर जा रहे हैं अपने इलाज के लिए, वो जगह ठीक है या नहीं है, लोग वहाँ पर एक्सपर्ट हैं या नहीं है, हेल्थ केयर सिस्टम का क्या वहाँ पर इशू है। तो बुखार के इलाज के दौरान निजी क्लिनिक में डॉक्टर की मुबैना गफलत से कम उम्र लड़का ज़िंदगी की बाजी हार गया। अरसलान को इंजेक्शन लगते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। फौरी तौर पर जब उसको अस्पताल मुंतकिल किया तो जिन्ना अस्पताल पहुँचने से पहले ही सिविल अस्पताल में वो दम तोड़ गया। वर्षा गम से निढाल है। निजी क्लिनिक के डॉक्टर ने बग़ैर तसल्ली जो है वो बुखार का इंजेक्शन लगाया। पुलिस ने इतला मिलने पर कार्रवाई करते हुए डॉक्टर को गिरफ़्तार कर लिया है। यानी उसने कोई किसी किस्म का चेक नहीं किया कि इसको इंजेक्शन लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, और बुखार में उसको ये इंजेक्शन लगा दिया गया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में जो है वो क्या हो रहा है। अच्छा जी, एजुकेशन सेक्टर में क्या हो रहा है? ANF का तालीमी इदारों के इतराफ़ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन। 6 कार्रवाइयों के दौरान 7 मुलज़िमान जो हैं वो गिरफ़्तार कर लिए गए। अच्छा, कार्रवाइयों में 18 करोड़ 43 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की 208.3 किलोग्राम मंशियात बरामद। कोरंगी कराची में ब्रुक्स चौरंगी के करीब मुलजिम से 36 किलोग्राम चर्स बरामद की गई।
तो जनाब ये सारा कुछ हो रहा है जिस हवाले से क्रैकडाउन हुआ है। मैंने पहले भी आपको इससे पहले इस खबर के बारे में तफसीलन आगाह किया था। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और ये खबर है शेरशाह से रिलेटेड, जहाँ पर एक और जो है वो अफसोसनाक हादसा पेश आया है। इट्स अगेन हैवी ट्रॉलर। तो हुआ कुछ ये है कि शेरशाह में हैवी ट्रॉलर जो है वो बेकाबू होकर पराचा ब्रिज की हिफाजती दीवार तोड़ता हुआ ब्रिज से लटक गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रॉलर बल्दिया की सिमत जा रहा था जब हादसा पेश आया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक जो है वो बहाल कर दी, जबकि ब्रिज के नीचे ट्रैफिक को जो सिंगल ट्रैक है उस पर चलाया जा रहा है और ट्रॉलर को हटाने के लिए इकदाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। अगेन आगे बढ़ते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं कि ये एक कार्रवाई है, एक अच्छा एक्ट है जो कि किया गया है और इस तरह की अगर कार्रवाइयाँ की जाती रहें तो इस तरह की सूरत हाल से बचा जा सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से जो है वो बचा जा सकता है। कराची में पाकिस्तान कस्टम्स ने नॉर्दर्न बाईपास पर कार्रवाई करते हुए स्मगलशुदा 42,200 लीटर ईरानी डीजल बरामद कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक जब्त शुदा डीजल की मालियत तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए है, जिसे स्टेट वेयर हाउस में जमा करा दिया गया है। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि डिपो में रखा गया डीजल शहर में गैर कानूनी फ़रोग के लिए इस्तेमाल हो रहा था। कस्टम्स हुक्काम ने स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। अच्छा जी, एक और अहम खबर ये है जी मीटिंग, और मीटिंग के हवाले से ये एक अहम मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के मामले पर आज सुबह जो है वो काबीना का इजलास तलब कर लिया है। अच्छा जी, वज़ीर-ए-आज़म बाकू से वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की आईनी तरमीम की तजावीज़ कबूल कर ली और काबीना में 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मंजूर किया जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन ने मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। सेनेट की अपोजिशन जमातों का कहना है कि हुक्मरान जमातें कानून साजी को बुलडोज़ कर रही हैं और तरमीम का मुसव्वदा अपोजिशन से छुपाया जा रहा है। अच्छा जी, अब एक और ख़बर जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, एंड ऑब्वियसली ये दफ्तर ख़ारजा का मौक़िफ़ है और बड़ा इंपॉर्टेंट मौक़िफ़ है, ये ज़रूर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और ये है कुछ इस तरह, दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि भारत के जितने तैयारे गिराए गए, पाकिस्तान इस तादाद पर कायम है और कन्फ्यूजन गिराए गए राफेल और दीगर तैयारों के मॉडल्स पर है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान की बहादुर फ़िज़ाइया ने दुश्मन के कई गुना बड़े हमले को शिकस्त दी, जिसके बाद भारत ने जंगबंदी की दरख्वास्त अमरीकी सदर से की। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय जंगी तैयारियों के मुकाबले में पाकिस्तान की तैयारियां जदीद हैं। दफ्तर ख़ारजा ने यह भी वाज़ेह किया कि सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं होगी और पाकिस्तान हर हाल में अपने अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। अच्छा जी, एक और ख़बर और ये है वनडे मैच के हवाले से, और जितने लोग भी मैच के शौकीन हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर भी है और एक्साइटमेंट का लेवल भी उनका हाई हो जाएगा। तो ये है कुछ इस तरह कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का फैसला कुन तीसरा वनडे जो है वो आज फैसलाबाद में खेला जाएगा और सीरीज़ में दोनों टीम्स ने एक एक मैच जीता है। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी और ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ मैच जीतने के लिए पुरज़्म है, जबकि मेहमान खिलाड़ी भी सीरीज़ अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। टॉस मैच के नताइज में अहम किरदार अदा करेगा। तो ये तो थी जी अहम वो खबरें जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अब टॉप स्टोरीज़ क्या हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे हमारे करस्पॉन्डेंट। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। कीप वॉचिंग सिटी F10। वेलकम बैक। तो जनाब, टॉप स्टोरीज़ पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट और जिनके बारे में ना मैं अगर आपको ये बताऊँ ना कि ये इस तरह के हैं कि सिंध के बारे में अगर बात करनी हो ना तो इनसे बेहतर बात कोई कर नहीं सकता। ट्रैवल एंड टूरिज़म के हवाले से अगर बात करनी हो ना तो इनसे बेहतर कोई बात कर ही नहीं सकता है। तो हम जो है वो इनको वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? सब खैर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताएं क्या चल रहा है जनाब, मौसम कैसा है? मौसम चेंज हो चुका है, हर किसी के गले में इशू है। तो प्रोग्राम शुरू होने से कबल जो है मॉर्निंग शो से गले का जो इशू था ना वो हर किसी पूरे दफ्तर में मैंने देखा ही है और घर में भी ऐसी सूरत चल थी। लेकिन मौसम इस वक्त जो है काफ़ी हद तक बेहतर है क्योंकि हर मौसम को एंजॉय करना चाहिए। इस लिहाज से इस मौसम को भी एंजॉय करना चाहिए। जैसे मौसम चेंज होता है तो लोग कहते हैं वायरल फैल जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब बहुत सारे इशू हो जाते हैं। लेकिन मेरी राय ये है कि मैं सोचता ही हूँ कि हम जो मौसम के लिहाज से मुख्तलिफ जो इलाके जाते हैं उनकी तफरीक के लिए भी इंजॉय करें, वहाँ पर भी जाएँ, वहाँ पर देखें कि वहाँ का हर इलाके का मौसम कैसा है। इस वक्त मेरे ख्याल से मौसम जो है ना वो तफरीक के मुकाम जितने भी हैं उनका मौसम जो बहुत अच्छा है। हमारे पास एक ऐसा शहर है जिसको कई
तारीख में बताया जाता है कि बम्भोर जो है इस वक्त जो समुद्र के किनारे पर है, बम्भोर शहर था वो उजड़ गया, लेकिन बम्भोर एक तारीख का हिस्सा जिसको हजरत शाह अब्दुल लतीफ भुट्टो रहमतुल्लाह अलैह शायर ने भी उसकी जिक्र किया है। हाँ, वहाँ पर महकमा सकाफत व सयाहत की जानब से कई जो है गेस्ट हाउस भी कायम किए गए हैं। ये बिल्कुल कराची से करीबी है, यहाँ से जाएंगे ठट्टा की तरफ से, ठट्टा से अपना धाबीडी से पहले है, और कराची गगर फाटक क्रॉस करेंगे बम्भोर आएगा। मेरे सीधे हाथ पर यहाँ जाएंगे सीधे हाथ पर है, लेकिन वहाँ पर वहाँ एक तारीख, हक़ाइक़, वक्त के बादशाह, ससुई पुनों के दास्तान वहाँ पर दफन है। उनको जाने के लिए हमारे शहरी जो कराची के हैं ख़ासतौर पर, उनको वहाँ पर जाना चाहिए। सिर्फ कलरी झील नहीं है, साहिल समंदर नहीं है, चिड़ियाघर नहीं है। चिड़ियाघर में एक तो वहाँ वो चीज़ें भी नहीं है जो हमारा जो शहरी हैं उनसे एंजॉय कर सकें, तफरी हासिल कर सकें। हाँ। एक शहर बम्भोर है, बम्भोर का रुख करें, बम्भोर क्या है, बम्भोर की तारीख क्या है, बम्भोर पर क्या सियाती जो मुकामात है, वहाँ पर क्या सहूलियात मौजूद हैं, वहाँ पर लोगों को जाना तमाम ज़रूरी होगा। जब तक लोग बाहर कराची से बाहर जब तक हम नहीं निकलेंगे तब तक हम यहाँ जो गुंजान आबादी में फंसे रहेंगे। मेरी राय ये है कि हम शहरी जो भी हैं कराची के, उनको बाहर जाना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, तफरी के मौका एंजॉय करना चाहिए। आजकल हालात हमारे सूबे की काफ़ी हद तक बेहतर है, ऐसी कोई सूरत नहीं है जो ख़राब हो, लेकिन जब तक हम शहर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम लोगों से जुड़े रहने के मामला जो हैं, या दुनिया के या हमारे इलाके के जो माहौल है, कल्चर है, टूरिज़म है, उससे वाकिफ़ कभी नहीं होंगे। क्योंकि अभी दिसंबर में हम कल्चर डे मनाने जा रहे हैं, सिंध का कल्चर डे, तो इसलिए कल्चर के मुकामात जो भी हैं उनको देखना तमाम ज़रूरी है। सही, वो तमाम तर मामला जो हैं वो देखना ज़रूरी है, और वर्ल्ड कल्चर डे है और ये बड़ा ज़बरदस्त है जो कि ओवरऑल सेलिब्रेट किया जा रहा है, और इस हवाले से मुल्क से बाहर से भी लोग बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस भेज रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो भी हमें कह रहे हैं कि जो आपके वहाँ पर वर्ल्ड कल्चर हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, और जितनी भी वहाँ पर लोग आए हुए हैं तो ज़रूर आप हमें भी पिक्चर्स भेजें, ज़रूर आप हमें बताएं कि हम किस तरीके से, अगर कोई लाइव स्ट्रीमिंग है तो वो कोई सेशन देख सकते हैं या नहीं देख सकते, ये ज़रूर बताएँ। अच्छा जी, टॉप स्टोरीज़ पर बात करने के लिए हमें जो है आज़ाद भाई के साथ साथ ज्वाइन किया है खुर्शीद भाई ने, उनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? मौसम कैसा है जी? मौसम कदर बेहतर है। हाँ। और थोड़ा सा एंजॉय करने का दिल कर रहा है। सुबह के वक्त में जो है वो खुनकी भी होती है, और थोड़ा सा ठंडक का एहसास होने लगा है कि गर्मियाँ अब दूर जा रही हैं और सर्दियाँ जो है वो करीब आ रही हैं। तो मूंगफलियाँ खाने का, चिलगोज़े खाने का जो वक्त है वो आ चुका है, और बादाम, पिस्ते, अखरोट और इस तरह की, और मूंगफली की जो चिक्की होती है वो खाने का दिल कर रहा होता है। तो अब ये मौसम जो है, गर्मियाँ बाय बाय और सर्दियाँ वेलकम। सर्दियाँ जो हैं वो वेलकम। जाड़ा आया, जाड़ा धूम मचाता आया, गर्म कपड़े पहनाता है। ये जो हम बचपन में एक नज़म पढ़ते थे ना, ये बचपन होती थी हमारी निसाबी कुतुब में, कि जाड़ा आया, जाड़ा धूम मचाता आया। तो धूम मच रही है जाड़े की, तो आप भी उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। सही, चले जी, अब टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन करते हैं, और अभी सिंध में बात कर लेते हैं ओवरऑल हेल्थ सिस्टम के हवाले से। तो ये खबर जो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, ये खबर कुछ इस तरीके से है कि जनाब सिंध में डेंगू की सूरत हाल तशवीशनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अफराद जो हैं वो जाँ बहक और 1192 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। रवा साल 25 अमवात और 10,502 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में 642 और हैदराबाद में 550 केसेस सामने आए। कराची में 257 सरकारी और 195 निजी बिस्तर डेंगू के लिए मुख्तस हैं, जबकि कराची और हैदराबाद में कुल 50 लेबॉर्ट्रीज टेस्टिंग कर रही हैं। अच्छा, गुज़िश्ता 24 घंटों में जाँ बहक होने वालों में 3 बच्चे और 1 खातून शामिल हैं। तो कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? सबा बिल्कुल ये ऐसी वबा है या मच्छर काटता है, तो इस अजाब से मैं, इस अताब से मैं खुद गुजर रहा हूँ। हाँ। मेरी छोटी बच्ची है, 2 हफ्तों से डेंगू का शिकार है। हाँ। उसको अस्पताल में एडमिट करवाया, लेकिन सूरत बेहतर नहीं हुई। हाँ। इस वक्त तो घर के अंदर 2 ड्रिपें डेली को लगती है। हाँ। उसके बावजूद बेहतरी दिखाई नजर नहीं आती है। सही। इस वक्त सबसे ज़्यादा सूरत खराब जो है ना वो हैदराबाद डिवीज़न में है। हाँ। सबसे ज़्यादा जो महकमा जाती जो ख़ासतौर पर फिगर्स हैं, हाँ, उस लिहाज से हैदराबाद सूरत काफ़ी तक ख़राब है। बाकी ज़िला में उमरकोट है, अपना मीरपुर खास है, सांगड़ है, नवाबशाह है, शहीद बिनज़राबाद, उस तरह खैरपुर है। कई ऐसे ज़िला जो रिपोर्ट हुए हैं जिसमें वहाँ के जो डिविजनल कमिश्नर हैं उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध के साथ जो मीटिंग की थी उसमें उन्होंने फिगर बताया था कि वहाँ पर सूरत इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन
चीफ सेक्रेटरी सिंध ने हुक्म जारी किया था कि तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं या ज़िला काउंसिल्स हैं या अपना महकमा सेहत है, जी जी, ये इन पर काम करें और फ्यूमिगेशन यानी मच्छर मार स्प्रे करें। लेकिन मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ, कराची शहर में मुझे मशीनें नज़र आ रही है लेकिन स्प्रे नहीं किया जा रहा कहीं भी। अगर कहीं किया जा रहा है तो वीडियो फोटो सेशन तक ज़रूर होगा, लेकिन सूरत ये है कि मच्छर मार सब एक बात, हमारे पास मैं बार बार कहता हूँ, हमारे पास इतने इदारे मौजूद हैं, इतने इदारों का बजट मौजूद है। हमारे पास मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम एक इदारा है, उसका काम ही ये है मौसम के लिहाज से मच्छरों का स्प्रे करना, मच्छरों से बचाव करना। खुर्शीद रहमान साहब, आप याद होगा हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें स्कूल के दौर में एक मलेरिया से बचने के लिए टेबलेट खिलाया जाता था। हाँ, आजकल किसी स्कूल में अच्छा उस वक्त प्राइवेट स्कूल थे ही नहीं, हमारे दौर प्राइवेट स्कूल थे। अच्छा, उस दौर में एक टेबलेट खिलाया जाता, वो सुबह असेंबली के टाइम पर जैसे बच्चे असेंबली पहुंचते थे तो उनको अच्छा बच्चे कई असेंबली में आने से मैंने कतराते थे, डरते थे। टेबलेट जब इतनी कड़वी होती थी खाने के बाद जो ना बच्चे का होश जो है खवाश हो जाता था। सही। अच्छा, टेबलेट खिलाते, इस वक्त भी वो मनसूबा मौजूद है। हाँ, लेकिन असल में प्रोजेक्ट्स के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। अब जब हेल्थ सेक्टर की बात हो रही है, सिंध में डेंगू के हवाले से बात हो रही है, तो ये बात हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं कि भाई आपने जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर तवज्जो देनी है, जो चीज़ें प्रोमिनेंट हैं, जिन चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है, डूज एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपने इनको फॉलो करना होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो सिचुएशन होती है ना, अब आप देखें बेड्स उतने होते नहीं हैं, मरीजों की तादाद ज़्यादा होती है, उसमें सफ़र कौन करता है? पेशेंट। फिर पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है जी, अगर इधर अवेलेबिलिटी नहीं है, इधर सहूलियात का फुकदान है, तो जाएँ तो हम जाएँ कहाँ? खुर्शीद भाई, ये जो सूरत हाल है और ये तशवीशनाक हद तक बढ़ती जा रही है, एंड वी आर रिपोर्टिंग इट सिंस 10 डेज़ कि जी जो डेंगू है वो सर उठा रहा है, ये सिचुएशन जो है वो वर्स्ट होती जा रही है। सर्दियों की आमद के साथ ही जैसे ये वाइब्स आती हैं कि सर्दियां आ रही हैं, तो ये जो टेंशन है, ये जो परेशानी है, ये शुरू हो जाती है। लोगों को भी अपने तौर पर SOP का ख्याल रखना चाहिए, और जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो हेल्थ सिस्टम है ना, उसको भी इतना मेक श्योर करके मेंटेन करना चाहिए कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। सरकारी हॉस्पिटल्स का तो हाल ही बुरा है। बिल्कुल ऐसे ही वजह फरमाया आपने। जिस तरह से आज़ाद नूरी साहब ने जिक्र किया कि मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है, TB कंट्रोल प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है, एड्स कंट्रोल, हेपेटाइटिस C, तमाम हमारे पास प्रोग्राम तो मौजूद हैं। लेकिन जो ये बात माजी के झरोकों का जिक्र कर रहे थे, कोनेन की टेबलेट आती थी, वो लोगों को खिलाई जाती थी, और इस वक्त जो हमारे पास डेंगू की सूरत हाल है उसकी सबसे बड़ी वजह मच्छरों की अफजाइश है, उसका ना रुकना है। और शहर भर में जो स्प्रे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये है कि इदारे अपना उस तरह से काम नहीं कर रहे, जो बल्दियाती इदारे हैं उनके ऊपर वो फोकस नहीं है। दूसरा, फिर जो कचरा उठने की सूरत हाल है इलाकों में, बदस्तूर वहीं अपनी जगह पर वो कचरा कायम है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो अमला है वो मेन शाहराहों से कचरा तो उठाता है, लेकिन जो गली महलों की जिम्मेदारी है उस तरह से वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे। ये मिल के देखें, टाउन चेयरमैन हैं, UC चेयरमैन हैं, फिर UC का काउंसलर है, ये तमाम एक पूरी चेन बनी है ना, फिर मेयर कराची उनको हैंड कर दे। लेकिन हमारे यहाँ जो बल्दियाती निज़ाम है वो सियासत की नज़र है, और जब तक ये सियासत बराए तनकीद और सियासत बराए इस्लाह, ये दो चीज़ें हैं ना, तो मेयर कराची को मैं समझता हूँ इस वक्त ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है, तमाम नाज़मीन को, जो भी टाउन चेयरमैन हैं उनको, कि भाई अब इस शहर की बेहतरी के लिए, इसकी फलाह बहबूद के लिए हम सियासत से बाला तक होकर बिला तफरीक, बिला रंग और नस्ल इसकी खिदमत करेंगे। तब ये मैं समझता हूँ जाके ये डेंगू, एड्स, हेपेटाइटिस C, B इस तरह के प्रोग्राम के ऊपर कंट्रोल किया जा सकेगा। देखें, इलाकों में कचरे की सूरत हाल से मच्छरों की बहुतायत है, ताफुन फैल रहा है, फिर उसकी स्मेल से इलाके के मकीन परेशान है, लोग अपनी खिड़कियाँ नहीं खोलते कि यार हमें स्मेल आएगी, मच्छर आ जाएंगे, घर में सफोकेशन का माहौल बनता है। मैं लांडी आपको जिक्र करूँ, सैनिटरी मार्केट है, वहाँ पर तकरीबन कोई एक बड़ा रकबा है, आप ये कह लें कि 20-22 फुट का वो एरिया है, जहाँ पर कचरे की वजह से वो दलदल बन गई है, और जो उसमें गिरता है वो वापस नहीं आता। और हम उसको 12 रिपोर्ट कर चुके हैं कि अदनान मेडिकल है वहाँ पर हॉस्पिटल भी कायम है, तो लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं, किसी किस्म की कोई उस पर एक्शन नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी एक तशवीशनाक सूरत हाल है, जो कि हमारे मस्बत कामों को भी वो मनफी में उसमें तब्दील कर रहे हैं। और डेंगू में कोई भी शख्स मैं समझता हूँ अगर इन्वॉल्व है तो मैं घर से अच्छी कहीं उसको जो है वो ट्रीटमेंट नहीं मिल सकती, क्योंकि हर घंटे के बाद उसको फ्रेश जूस मिल सकता है, हॉस्पिटल में दस्तयाब नहीं है। हर घंटे बाद उसको पानी की नई बोतल मिल सकती है, हॉस्पिटल में वो दस्तयाब नहीं है। फिर आपको फ्रेश फ्रूट मिल सकता है, फिर 10 तरह की चीज़ें आप घर में अवेलेबल हो सकती है ना।
लेकिन हमारे पास बदकिस्मती ये है कि हमारे पास महकमा जो बल्दियात है, महकमा सेक्रेटरीट जो है, लोगों को घर गिरा जाता है, गुजर नाला, जी जी ऐसी महमूदाबाद नाला सब गिरा जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो बल्दियात सेक्रेटरीट जो है ना, वो सदर नाले के ऊपर बनाया हुआ है। बिल्कुल ऐसे नीचे नाला है, ऊपर बल्दियात सेक्रेटरीट है, उसको तो कोई नहीं गिराता। अच्छा, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड सीवरेज कारपोरेशन हमारे पास है निकासी आपके लिए। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वो है कचरा उठाने के लिए, गार्बेज ठिकाना लगाने के लिए। लेकिन हमारे पास इदारे है कहाँ? जो महकमा बल्दियात है वो नाले को बना हुआ है, सही। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो कुछ काम करने को तैयार नहीं है। अच्छा, वहाँ पर क्या पता, अगर 500 का बिल है ना, बिल बनाते 500 रुपए का, जब ऑडिट जाती है उसमें क्या कहते हैं, कितनी सिफर बढ़ा दें, 0,000, 5 लाख कर दें, 5,000 कर दें, 50,000 कर दें, उनकी मतलब उनका इस्तकाक है। लेकिन सूरत हाल ये है, बार बार मैं कहता हूँ, हमारे पास इदारे काम करने को तैयार ही नहीं है। सही। अच्छा, ये इस वक्त डेंगू का इशू जो सिर्फ मेयर कराची का नहीं है, मेयर कराची KMC का मेयर है, KMC शहरी उर्दू तक मौजूद है। सही। लेकिन कराची 7 अजला पर मुश्तमिल है। हाँ। 7 अजला में कराची मेरे ख्याल से 60% देहात पर मुश्तमिल है। गड्डाप, हब चौकी, मलीर ये इलाके शामिल होते हैं। इसके लिए हमारे पास जो वजीर बल्दियात है सैयद नासिर हुसैन शाह साहब, वो इंतहा धीमे किस्म के इंसान है। लेकिन शुरू में जैसे वजीर बने थे, बड़े इजलास बुलाए, बड़ी कार्रवाइयाँ की, बड़े फैसले किए, लेकिन उसके बाद में अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं आ रहा है। हाँ। मैं कहता हूँ जब तक हमारे इदारे काम नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इदारे मौजूद हैं। हाँ। लेकिन बस जाहिर इदारे मौजूद हैं, लेकिन अमली तौर पर काम करने को तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा तुगलक हाउस है सिंध सेक्रेटरीट के अंदर, जो वफाक की हुकूमत का इदारा था, बिल्डिंग थी, वो सिंध हुकूमत ने खरीद की। उसके अंदर केबल, जो बिजली की केबलें, 6 केबलें चोरी होगी। 3 करोड़ रुपए की केबलें थी वो कांपर की। अच्छा, वो चोरी होगी, किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। चीफ सेक्रेटरी सिंध भी वहाँ था, 8 से 10 महकमे वहाँ पर, मैं आप गिना, महकमा दाखिला, महकमा ज़राअत कीमत वरस्त। अच्छा, सेकंड फ्लोर पर जाएंगे आप, महकमा तैलीम, महकमा मैदनियात, महकमा आपाशी, महकमा ट्रांसपोर्ट, महकमा जो है तरक्की व मनसूबाबंदी यानी PND, वो भी वहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा वज़ीर ला इंक्वायरी इंस्पेक्शन टीम का बड़ा इदारा वहाँ मौजूद है। लेकिन ताहाल किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। बिजली बहाल होगी 3 दिन के बाद में, लेकिन केबल चोरी किसने की? अच्छा, केबल चोरी कैसे होती है? महकमा दाखिला, वहाँ पर इंतहाई खतरनाक दहशतगर्दों का रिकॉर्ड मौजूद है, इंतहाई अहम दस्तावेज मौजूद है। लेकिन चोर क्या करते हैं? सिंध सेक्टर अकब से जो है दीवार से दीवार काटते हैं, दीवार काटने के बाद अंदर दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद 8 से 10 घंटे के दौरान जो है वो कार्रवाई करते हैं। अच्छा, प्लास्टिक निकाल के अंदर कॉपर की तारें निकालते हैं, वो लेके निकल चले जाते हैं, लेकिन बिजली बंद होती है। हाँ। लेकिन हमारे पास आरामबाग थाने की पुलिस गायब थी। हमारे पास कोई पूछने 3 करोड़ रुपए की केबल चोरी हो, 3 करोड़ रुपए की, कोई इतना बड़ा स्कैंडल है, कोई तहकीकात करने को तैयार नहीं, कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं। चोर कौन थे, किसने चोरी की? हमारे पास, मैं कहता हूँ बार बार, हमारे पास इदारे मौजूद हैं, लेकिन इदारे काम करने को तैयार नहीं। एक तरह सिंध सेक्रेटरीट एक रेड जोन में है, वहां पर केबल चोरी होगी, 6 केबलें चोरी होगी। एक केबल जो है, मुझे उन ठेकेदार ने बताया, कंट्रैक्टर ने 35 लाख की है। 6 केबलें उन्होंने KS से खरीद की और लाहौर से उन्होंने मंगवा की, वेयर सर केबल के लाहौर में, वहाँ से मंगवाई। 3 दिन के बाद बिजली बहाल हुई। 8 से 10 महकमे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मोहम्मद खामोश, सेक्रेटरी ज़राअत असद जामिन वो खामोश, सेक्रेटरी तैलीम जाहिद अली अब्बासी वो खामोश, सेक्रेटरी मैदनियात जो है खोड़ो साहब वो खामोश, तमाम तरह सेक्रेटरी खामोश। लेकिन केबल चोरी किसने की, कोई अता पता नहीं। चीफ सेक्रेटरी खुद खामोश, सेक्रेटरी जी मोहम्मद अली खुसरो साहब खुद खामोश। मैं बार बार हमने निशानदेही हमने सिटी 21 ने की। उसके बाद में 24 घंटे काम चला है। 24 घंटे काम चलने के बाद परसों रात को 3 बजे केबल जो है बिजली बहाल की गई है सिंध सेक्रेटरी के अंदर। बाकी हमारा क्या होगा, हमारे शहरियों क्या होगा, कोई सोचने को तैयार नहीं है। CM सिंध कहाँ था, हमारे वजीर दाखिला कहाँ थे? भाई इतना बड़ा सेक्रेटरी वजीर, हमारे इतने 8 से 10 महकमों के वज़रा थे, वो कहाँ थे? इतनी बड़ी केबल चोरी हो गई, बिजली बंद थी 8 से 10 3-4 दिन, और तमाम अफसरान दफातर से गायब थे, घरों मौजूद थे। लेकिन किसी अफसर में इतनी जरूरत नहीं थी, कितनी हिम्मत नहीं थी, इस मामले का नोटिस ली, इस मामले के तहकीकात कमेटी बनाई, तहकीकात करी, FIR तक नहीं कटवाएगी। ये सूरत हमारे इदारों की। मैं कहता हूँ हमारे पास इदारे जब तक काम नहीं करेंगे, ये मेयर का डिप्टी मेयर का काम नहीं है, हमारे इदारों का काम है। इदारे अपनी जिम्मेदारी समझी, उस जिम्मेदारी को पूरी करने की कोशिश की। जब तक हम जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, इदारों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, चीज़ें हुकअप नहीं होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर को बेहतर करें, सिचुएशन बेहतर करें, तो आपको मिलके टीम अप होके काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि ये मेरा डोमेन नहीं है, वो उसका डोमेन नहीं है, मेरे डोमेन में ये ना बोले, उसके डोमेन में वो ना बोले। तो आपको ये करना पड़ेगा कि कराची के अवाम की बेहतरी के लिए
में एक साथ मिलके बैठना पड़ेगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया खुर्शीद भाई, हमारे शो पर खुर्शीद भाई आए। और अभी यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब फिर वापस आएंगे तो फिर दीगर स्टोरीज हम कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अभी जो खबर हम करने जा रहे हैं, इट्स अबाउट आर्टिकल 273। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पार्टी आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत करेगी। उनका कहना था कि वो आईनी अदालत के हक में और मिसाक जमहूरियत में शामिल दीगर नुकात पर भी बात होनी चाहिए। कराची में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है, जबकि 27वीं तरमीम में हुकूमत ने आईनी अदालत बनाने की तजवीज़ दी है। हम उसूली तौर पर इसके हक में और देखेंगे कि मजीद किन नुकात पर इत्तेफाक किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी जजों के तबादले से मुताल्लिक अपनी तजवीज़ भी तैयार कर चुकी है। जी आज़ाद भाई, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? सबा बिल्कुल, इसमें एक मामला जो है हालिया ही, क्योंकि वो अब इसकी हिमायत करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हालिया ही एक पाक भारत जो जंग हुई थी, जी जी, जो हमने हमारे जो सिपह सालार ने कामयाबी हासिल की थी, उसमें एक जो मामला था, जो जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको सिपह सालार जो है हमारे, उनको जो है वो दर्जा देना फील्ड मार्शल का। वो उनकी कामयाबी हमारी पाक अफवाज की जो कोशिशें या काविशें थी या जदोजहद थी, एक अजीम थी। इस लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसकी हिमायत की है। इसके अलावा वो फैसले किए गए हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी हयाती में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो मुफाहमत हुई थी मरी में, जो मुआहदा हुआ था मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबीन, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी अदालतों के जो फैसला है इस पर तजवीज़ को जो हिमायत करना, ये बिलावल भुट्टो ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फैसलों की जो है तायद की है। बाकी जो मुतनाज़ा चीज़ें हैं उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतराज़ किया है। ख़ास तौर पर हमारे पास कौमी मालियाती एवार्ड है जो 18वीं आईनी तरमीम के बाद तमाम सूबों को इख्तियार जो मुंतकिल किए गए थे, वो इख्तियार वफाक वापस लेना चाहता है, वफाक उन पर काबज़ होना चाहता है। वो काबज़ कौन होता है? मुफाहमती पॉलिसी के बाद नून लीग की हुकूमत जो है शहबाज शरीफ की, वो करना चाहती है। लेकिन इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी का एतराज़ है, क्योंकि कौमी मालियाती एवार्ड वो है जो सूबे तमाम तरह कमा कर, मतलब एक घर के भाती जो हैं, चाहे 4 हो या 5 हो 6 हो 7, कमा कर अपने वालिद को देते हैं। वालिद जो है ईमानदारी से उन बेटों को या औलाद को पैसे तकसीम करता है। इस तरह तमाम सूबे जो कमाते हैं, हम कहते कराची कमाता है, कराची टैक्स चाहता है, लेकिन हमें वफाक देने को तैयार नहीं है, या संदूक में तैयार नहीं है। लेकिन ये मामला वफाक का है। हमारे पास जिस तरह बड़े वालिदैन जो है बच्चों में पैसे रकम तकसीम करते हैं, इस तरह वफाक रकम जो है तकसीम करता है बराबरी की बुनियाद पर। आबादी, इसके साथ साथ कमाई, उस लिहाज से बड़ा भाई ज़्यादा खर्चा करेगा, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है, क्योंकि वो बड़ा भाई जो है वो शादी में शिरकत करने जाता है, किसी के वलीमे में और किसी की तज़्ज़त करने पर उसको किराया भाड़ा खर्च करना पड़ता है। इस लिहाज से कौमी मालियाती एवार्ड जो है रकम की मुंतकिली वो भी इस तरह होती है, एक फैमिली की तरह। लेकिन वफाक चाहता है, अब्बा चाहता है सब चीज़ मेरे पास हो, मेरी मर्ज़ी चाहे मैं पंजाब को दूँ, मेरी मर्ज़ी चाहे मैं KP को दूँ, मेरी मर्ज़ी चाहे मैं बलूचिस्तान को दूँ, मेरी मर्ज़ी चाहे मैं अपना सिंध को दूँ, जिस तरह वक़ार को दूँ, गफ़ार को दूँ, जब्बार को दूँ, उसको दूँ, तकसीम करता रहूँ मर्जी से। तो लेकिन बिलावल भुट्टो ने उस पर एतराज़ किया है, जो सूबों का आईनी हक है वो बरकरार रहे। बाकी जो मामला तो उनकी बिलावल भुट्टो ने हिमायत की है, लेकिन कुछ ऐसे एतराज़ आते हैं जो आईनी तौर पर एक परेशानी का आलम मुब्तला करते हैं, या उनमें कुछ रुकावटें हैं, या आईनी कानूनी जो आईनी इख्तियार हासिल है, उसके बावजूद वफाक उन पर काबिज होना चाहता है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस चीज़ की सख्ती से नज़र मजम्मत की है, इसकी मुखालफत की है। इसके साथ साथ सवाल मामला ये सूबाई खुदमुख्तियारी और कौमी मालियाती एवार्ड जो NFC है, इसका मामला इस तरह है कि सिंध में कई ऐसी तंजीम है जिसमें वकला, सिविल सोसाइटी, दीगर जो तंजीम है वो इस पर एतराज़ कर चुके हैं, उन्होंने एहतजाज की कॉल दे चुके हैं। जैसे ही 27वीं आईनी तरमीम का मामला जैसे आया, उस पर हर किसी का एतराज़ था। MQ पाकिस्तान हो, चाहे सियासी जमात जितनी भी हो, जमात इस्लामी हो या जमीयत उलमा इस्लाम हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी हो, उनको एतराज़ थे कुछ नुकात पर। लेकिन इन मामलों को हल करने के लिए या सुलझाने के लिए या मामला में बेहतरी लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिनको एतराज़ात भी हैं और एक टेबल पर बैठकर बात करने को तैयार है। बिलावल भुट्टो ने 2 बार इजलास किए इसके, जिसमें सदर मुमलिकत जो हमारे मुल्क का सरबराह है वो भी इस मीटिंग में शामिल थे। 2 बार इजलास हुए, परसों हुए, कल रात भी हुए। लेकिन उसके बाद में इसका तोड़ ये निकला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे किसी नुकात की हिमायत नहीं करेगी जो मुतनाज़ हो, जिस पर सूबों को अवाम को इसमें ये यहाँ पर आज़ाद भाई कह रहे हैं कि हम उसूली तौर पर
इसके हक में है और देखेंगे कि मज़ीद किन नुकात पर इत्तेफाक किया जा सकता है। और इसके अलावा जो है उनका ये कहना था कि वो आईनी अदालत के हक में और मिसाक जमहूरियत में जो शामिल दीगर नुकात है उस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने पहले फरमाया कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मिसाक जमहूरियत है, ये मुआहिदा हुआ था बरी में, मुशर्रफ के दौर से दौर में होता। तो पहले दुबई में हुआ था, फिर यहाँ इनका मुज़ाकरात हुए थे मुस्लिम लीग नून, यानी पहली बार मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक पेज पर आए थे सियासी इख्तलाफात छोड़कर कि मुल्क को आगे कैसे चलाना है, हम आपस में इख्तलाफात कैसे बुलाएं। इसलिए ये दोनों एक मेज़ पर आए थे, मिसाक जमहूरियत जिसको कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत उन्होंने जो मुआहदे किए थे, जो एग्रीमेंट किया था, जो दस्तावेज बना था, उसके तहत बिलावल भुट्टो जरदारी वही फरमाते हैं कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून के साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के साथ जो मुआहदा किया था, उस मुआहदे में जो नुकात हैं उन पर अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाया जाए, उस पर बिलावल भुट्टो को एतराज़ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे नुकात हैं जिस पर बिलावल भुट्टो को एतराज़ है, क्योंकि अदालती जो उमूर हैं अदालत को मफलूज नहीं किया जा रहा है, लेकिन वफाकी हुकूमत किसी के कहने पर अदालतों को मफलूज बनाने जारी है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस मामले पर या जजेस के तकर तबादलों पर कुछ एतराज़ात हैं। उसके लिए बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम अपने तजावीज़ तैयार कर रहे हैं कि जजेस के तकर तबादले किस तरह किए जाएँ, किस तरह पॉलिसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। उसूली तौर पर ये बिलावल भुट्टो ने 1973 के आइन की बात की, उस आइन को कैसे बहाल किया जाए, उस आइन पर अमल दरामद कैसे किया जाए, क्योंकि 1973 का आइन शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो बिलावल भुट्टो जरदारी के नाना थे, उन्होंने बनाया था मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ मुशावरत करके। उसमें तमाम तर सियासी जमातें शामिल थी, उनके साथ मुशावरत करके आइन बना था। उस आइन पर अमल दरामद कराने के लिए मिसाक जमहूरियत यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मुआहदा किया था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें शामिल थी। लेकिन उस मुआहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन कुछ ऐसे नुकात हैं जिन पर बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातें उनको एतराज़ात हैं। लेकिन वो एतराज़ात अपनी जगह पर, जो मैं समझता हूँ अपने सहाफ़ती करियर में जो देखा है या रिपोर्ट किया है, वो एतराज़ात उनके जायज़ हैं। लेकिन उनको वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की है या मुस्लिम लीग नून की है, उनको देखना होगा, उनको सोचना होगा। ये जो जिन नुकात पर बिलावल भुट्टो जरदारी को एतराज़ हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी को नहीं है, ये सूबों के अवाम के एतराज़ात हैं। उनको पेश किया एक सियासी तौर पर एक प्लेटफार्म पर बिलावल भुट्टो ने, ये उसका अच्छा मौक़िफ़ है, अच्छी राय है, मैं इस मौक़िफ़ से सहमत हूँ। लेकिन तमाम सियासी जमातों को चाहिए, ख़ासतौर पर अवाम की जो बात हो वहाँ पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूबों के मामला हैं या वफा के मामला हैं, वो अवाम से जुड़े हुए हैं। सही, अवाम के पैसे, टैक्स के पैसे अवाम के हैं। अवाम टैक्स देता है तो मुल्क चलता है, मुल्क का निज़ाम चलता है। अवाम कमाता है तो मुल्क चलता है, सूबे चलते हैं। तो अवामी राय को जो है भरोसा करना, उस पर एतमाद करना वफाकी हुकूमत की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे जो सूबाई हुकूमत है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और जो बाकी हमारे जो इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। अवाम की राय का एहतराम किया जाए, बाकी हुकूमत जो भी करना चाहे वो कर ले, लेकिन अवाम की राय का एहतराम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। लेकिन बाकी इन चीज़ों पे मजीद आगे क्या इम्प्लीमेंटेशन होते हुए आप देख रहे हैं? सबाई आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ राय आमा बन चुकी है कि वफा कब्जा करने जा रहा है, या हमारी जो अस्करी क़ुव्वत है उस पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया पर, हमारे बड़े तजिया निगर तजिया भी कर रहे हैं, राय आमा बनाई जा रही है। लेकिन सूरत ये है कि इस मामले में हमारी जो तमाम मुल्क की जो सियासी जमात है, इस वक्त मुल्क उस सूरत में नहीं है जो हम ऐसा फैसला कर दें, किसी की राय पर हम उसको भरोसा कर दें, फैसला कर दें। एक राय पर फैसला नहीं किया जाए, तमाम सियासी जमातों की राय को एक राय आमा बनाकर ऐसे फैसला किया जाए जिसमें अवाम का नुकसान ना हो, मुल्क का नुकसान नहीं हो, सूबों का नुकसान नहीं हो। अगर मुल्क का नुकसान हुआ या सूबों का नुकसान हुआ तो उसमें बेहतरी नहीं होगी, काफ़ी सूरत ख़राब होगी। इससे बेहतर ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तमाम सियासी जमात, मुस्लिम लीग नून है, कोई भी, इसलिए क्योंकि हम सिटी चैनल 21 है, क्योंकि इस मामले पर कराची के शहरियों को ये पता नहीं है 27वीं तरमीम है क्या। 27वीं तरमीम ये है कि अवाम के हुकूक पर डाका किस तरह डाला जा रहा है, लेकिन डाका डालने से कबल जो है सियासी जमात उसको रोकने की कोशिश करें, उसमें बेहतरी होगी। अगर कोशिश नहीं की गई या कोई सियासी समझौता किया गया तो उसमें नुकसान होगा, फ़ायदा किसी का नहीं होगा। नुकसान किसका होगा? मेरा होगा, आपका होगा, हमारे कैमरामैन का होगा, कौम का होगा, अवाम का होगा। लेकिन फ़ायदा किसका होगा? जो सोच रहे हैं उनका भी नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। इससे बेहतर ये है इसी सियासी तौर पर राय आमा बनाई जाए, सियासी फैसला इस तरह किया जाए
ताकि मुल्क का भी फायदा हो, सूबों का फायदा हो, आवाम का फायदा हो। सबको लेकर चलें। और इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो भी कोई मैटर होता है ना, उसके अंदर अवामी राय बड़ी काउंट करती है, तो अवामी राय को मद्देनज़र रखना चाहिए। अच्छा, पीपल्स पार्टी जिस तरीके से अब बिलावल भुट्टो की क़यादत में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी लेती है, बहुत बोल्ड स्टेप्स भी लेती है, जिसमें वो डेफिनेटली अपोजिशन भी जो है वो कर रहे होते हैं, और वो ये भी कह रहे होते हैं कि हम फ्रेंडली अपोजिशन करने के लिए तो यहाँ पर बैठे नहीं हैं। ओवरऑल अभी जो पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो मैनिफेस्टो लेकर ये यहाँ तक आए हैं, या ओवरऑल इनकी जो गवर्नेंस है, वो आप कैसे देख रहे हैं आज़ाद भाई? जी बिल्कुल, रात ही एक मेरे सहाफ़ी दोस्त ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी सवाल किया था, वो हमीद सुमरो हैं, हाँ। जीएनएन के रिपोर्टर, उसने अच्छा सवाल किया था। बिलावल साहब, आपने 18वीं आईनी तरामीम तो पास कर दी, आपने उसको बेस बनाकर चल रहे हैं या सियासी जमात से बातें कर रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब उस 18वीं आईनी तरामीम के अवाम पर क्या असरात मुरतब हुए, क्या मुसम्मत फ़ायदे हुए? तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक ही रवायती जुमला इस्तेमाल किया कि 18वीं आईनी तरामीम के बाद हमने NICVD कायम कर दी। भाई NICVD सभा पता नहीं क्या पीपल्स पार्टी को क्या हो गया है। हाँ। मैं कहता हूँ आप सिविल अस्पताल चले जाएं, आप जिना अस्पताल चले जाएं, जिना अस्पताल के अंदर जाएंगे तो कार्ड है जो फिलहाली तौर पर रजाकाराना तौर पर लोगों ने फंडेड करके डोनेशन देकर उन्होंने बनाया, लिखा हुआ है दाऊद फैमिली, फलानी फैमिली, फलानी फैमिली, फलानी फैमिली। हाँ। तो भाई संदूक मोदी ने क्या कर दिया? हाँ। भाई NICVD आपने कौमी इदारा बना दिया, लेकिन इस पैसा किसका है? हाँ। लोगों के डोनेशन कितने हैं, डोनर कितने हैं? सभा में एक बार मेरे बच्चों की फ़ीस का मामला था, मैं चला गया शेख जुल्फ़िकार अली ला यूनिवर्सिटी, भुट्टो की यूनिवर्सिटी है यहाँ पर फरीद थाने के पास में। तो मुझे किसी ने बताया कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं फिलहाली तौर पर पैसे देते हैं ताकि गरीब बच्चों को खर्च करो। तो मैं वहाँ गया, मैं VC से मिला, साबिक रिटायर्ड जस्टिस से शरीयत कोर्ट के जी, उनसे जाके मिला। उन्होंने मुझे कहा, उसने बुलाया अपने रजिस्ट्रार को, उनसे कहने लगा कि यार वो लोग जो चलिए बिल्कुल यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं, उन्होंने कहा है कि पार्टी आर्टिकल 243 पर हुकूमत की हिमायत करेगी। अब इस हवाले से हम ये बात कर रहे हैं कि इसमें अवामी राय जो है वो कितनी जो है वो उसको रखना चाहिए, उसको टेबल पे रख के सोचना चाहिए कि आवाम की फलाह बहबूद जो है वो किस में। अच्छा, हम पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के ऊपर बात कर रहे थे, हम पीपल्स पार्टी की ओवरऑल गवर्नेंस के ऊपर बात कर रहे थे, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप बताएं कि ओवरऑल कैसी रही है, और जितने दावे और वादे और बातें की जाती हैं, क्या वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो रहे? सबा सच्ची बात यह है, मैं किसी की साइड नहीं लूँगा, सच बताऊँगा, क्योंकि हम नाज़रीन टीवी देख रहे हैं, मुझसे कई लोग मिलते हैं। हाँ। मेरी बीट सिंध सेक्रेटरीट है। हाँ। वो सूबे का दारुल खिलाफा है। सही। वो सूबे का पूरा निज़ाम चलाता है, कराची समेत सिंध के 30 अजला जो हैं। हाँ। उनका निज़ाम चलाता है। सही। बिलावल भुट्टो साहब से जब कल हमीद सुमरो ने सवाल किया था, उसके बाद में मैंने सोच लिया कि बिलावल साहब अब ज़रा बिलावल से बाहर निकलें। मुराद अली शाह साहब वक्त की पाबंद है, सुबह 9 बजे वज़ीर हाउस पहुँच जाते हैं कि उनकी ज़ाती रिहाइश वहाँ अख्तियार करते हैं डिफेंस 2 में। उनके वाल साहब का घर है अब्दुल्ला शाह जो साबिक CM सिंध, उनको शाम को 5 बजे CM हाउस निकल कर सीधे घर चले जाते हैं। न खासा प्रोटोकॉल है, कुछ भी नहीं है, सादगी से घर जाते हैं और सादगी से CM हाउस पहुँचते हैं। इस तरह CM साहब मुराद अली शाह साहब को मैं मुखातब हूँ कि मुराद अली शाह साहब आप सिंध हुकूमत के कप्तान हैं। सूरत हाल ये है कि आपका जो सिंध सेक्रेटरीट है, आप सुबह वहाँ आपका दफ्तर वहाँ पर मौजूद है, न्यू सिंध सेक्रेटरीट के 7वें फ्लोर पर, मतलब आसमान पर है। वहाँ पर आप आकर बैठें, आकर महकमों का निज़ाम देखें। खुदा की कसम सभा कोई वजीर दफ्तर में नहीं बैठता चंद उजरा के सामने, चंद उजरा के अलावा सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, मोहम्मद अली मलकानी, इस्माइल राहू और इनके कुछ और वजीर हैं बैठते हैं। लेकिन जो मयानाज जो CM के कप्तानी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार हैं, मैं नाम लेता हूँ, शर्जील मेमन साहब का दफ्तर सिंध सेक्रेटरी मौजूद है, लेकिन कभी किस्मत से यहाँ आता है, लेकिन बैठता कहाँ है? कैंप ऑफिस में। जाम खान शोरो उसका दफ्तर यहाँ नहीं है। अच्छा, हमारे पास एक्साइज का मिनिस्टर मुकेश कुमार चावला साहब, उसका सिंध सेक्रेटरी दफ्तर नहीं है, उसको ताहाल हुकूमती सतह पर दफ्तर अलाट तक नहीं हुआ है। बाकी वज़रा जितने भी हैं कोई दफ्तर में बैठने को तैयार नहीं है। हमारा चीफ सेक्रेटरी सिंध, उसने साइलेंट के लिए मुलाकातों का सिलसिला बंद कर दिया है, लेकिन उनका टाइम था 11 से लेकर 1 बजे तक साइलेंट से मुलाकात करना, जो शहरी हैं, आम लोग हैं, उनसे मुलाकात करना, वो टाइम मुकर था, लेकिन उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर दरवाजे आम साइलेंट के लिए बंद कर दिए। आपके सेक्रेटरी जितने भी हैं वो यहाँ बैठते ही नहीं सेक्रेटरी में, वो सारे बैठते कहाँ हैं? कैंप ऑफिसर में। हमारे पास सेक्रेटरी मौजूद है,
वज़रा के दफातर मौजूद हैं, सेक्रेटरी के दफातर मौजूद हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कोई अफसर बैठने को तैयार नहीं है, कोई वज़ीर बैठने को तैयार नहीं है। इन्होंने क्या किया है, निजी बेंगलोर में कैंप ऑफिस कायम कर रखे हैं। अच्छा, हमारे पास आर्काइव्स इतना बड़ा महकमा है नवारदात, उसकी सूरत हाल ये है कि वहाँ पर क्लिफ्टन में 2 तलवार से आगे मौजूद है। वहाँ पर बैठता कौन है, जिसका वज़ीर है वो नहीं बैठता है, लेकिन वहाँ बैठता कौन है, जाम खान शोर वज़ीर आपाशी, शर्जील मेमन साहब वज़ीर ट्रांसपोर्ट इतलात, वो बैठता है। लेकिन अच्छा, कई ऐसे कैंप ऑफिस हैं जो वहाँ पर वज़रा वहाँ बैठते हैं, लेकिन अब जो सिंध सेक्रेटरी है वहाँ पर कोई बैठने को तैयार नहीं है। सूरत हाल ये है कि इसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी आप 18वीं तरमीम पर अमल दरामद कराएं, 27वीं तरमीम पर कुछ भी कर दें, लेकिन आकर देखें आपके सूबे का हाल क्या है। अच्छा, मज़े की बात है, अदरा फजल पिचो जो जरदारी साहब की बहन है आसफ जरदारी साहब की, उसका वो टाइम की पाबंद है, वज़ीर सेहत है, लेकिन उसका दफ्तर जो है वो आम लोगों के लिए, मसीहाओं के लिए, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ के लिए नो गो एरिया, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, वहाँ इनका सेक्रेटरी है रेहान इकबाल बलोच, जिस पर सक्करा हाई कोर्ट ने इतराज़ किया था कि आप नाहल हो, उसको नाहल करार देकर उनको हटाने का चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया था। लेकिन उसके ऑफिस में क्या है, आप जाएंगे महकमा सेहत में 6ठे फ्लोर पर, जैसे आप इंटर होंगे तो इस तरफ निजी गार्ड खड़े, लेकिन उनके बयान इस तरह के आते हैं कि भाई बहुत कुछ काम हो रहा है और बहुत एक्टिव नजर आती है, मीडिया प्रेजेंस भी बहुत दफ्तर में बैठती है, मीडिया में आती है, लेकिन वो साइलेंस से, मसीहाओं से, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ से मिलने को तैयार नहीं है। अच्छा, उनके ऑफिस का जो महकमे का जो सेक्रेटरी है रेहान इकबाल बलोच साहब, इतना फरोड़ बन चुका है, लोगों को गालियां बकता है, बदतमीजी करता है। डॉक्टर जैसे शिकायत लेकर पहुंचते तो उनको गालियां बककर स्टाफ करते उसको धक्के से बाहर निकलता है। उसने अपने दफ्तर के अंदर बाकायदगी से निजी सिक्योरिटी गार्ड मुकर कर दिए, जबकि सिंध सेक्रेटरी के अंदर निजी सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं किए जाते हैं। ये कोई निजी इदारा नहीं है, निजी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ तैनात होते हैं जहाँ पर निजी इदारा हो। लेकिन सिंध सेक्रेटरी की सिक्योरिटी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सिंध हुकूमत के प्रोटोकॉल विंग के जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं, उनको तैनात किया जा सकता है। लेकिन महकमा सेहत इतना नोगोरिया बन चुका है, वहाँ पर निजी गार्ड तैनात है। आप वहाँ पर जैसे जाएंगे, जैसे इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करें, वहाँ सरहदी हुदूद क्रॉस कर रहे हैं, जैसे आपको पासपोर्ट लेने जाए या वीज़ा लेनी पड़ती है। लेकिन इस तरह कई ऐसे महकमे हैं जिनके सेक्रेटरीज अवाम से मिलने को तैयार नहीं है। ये अवामी हुकूमत है, लेकिन अवामी हुकूमत में अवामी वज़रा, अवामी अफसरान अवाम से मिलने को तैयार नहीं है। लोग बेचारे इतने धक्के खाते हैं कागजात अटेस्टेड करवाने के लिए या मुख्तलिफ काम के सिलसिले में। आप एक दिन मॉर्निंग शो करें सिंध सेक्रेटरी के मेन गेट पर, आप कुर्सियां लगाकर वहाँ बैठ जाएं, देखिए वहाँ पर सूरत हाल है क्या। सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मैं एक बार फिर से मुखातब हूँ कि बिलावल साहब, सीएम साहब, आप देखिए आपके सूबे के दारुल खिलाफा का जो निज़ाम है किस तरह बुरी तरह से नाकाम है। वो इस तरह नाकाम है क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर अच्छा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन बनाया वो अच्छा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले अच्छे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय अमा अच्छी है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी कौन बनाए, वो इदारे बनाएंगे या हमारे वज़रा बनाएंगे या मुशीर बनाएंगे, मामले खास बनाएंगे, लेकिन कोई बनाने को तैयार नहीं। हमारे पास कितने, कम से कम 40 के करीब जो है मामले खास है, उनके दफातर नहीं है, लेकिन उनको तनख्वाह मिल रही है, उनको पेट्रोल मिल रहा है, उनके पास गाड़ियाँ हैं, दफातर नहीं है। सीएम की खास मामले मतलब सीएम की मदद करना, जहाँ पर कोई किसी इदारे का मामला हो तो सीएम को बताना, सीएम साहब ये हो रहा है, इसको आप इस तरह ठीक करें, लेकिन वो मामले खासे कहाँ है, दफातर नहीं है। अच्छा, एक वजीर है, मैं मजे की बात बताऊँ, वो शाम को 4 बजे फ़ोन करता है, मैं दफ्तर पहुँच रहा हूँ। अरे 4 बजे दफ्तर आता है, सॉरी 6 बजे दफ्तर आता है, बैठता है, लोगों के साथ सेल्फियाँ बनाता है, सेल्फियाँ बनाने के बाद भी एक बर्गर मंगवाता है KFC का, वो बर्गर खाता है, बर्गर खाने के बाद पेप्सी की बोतल पीता है, 8 बजे निकल जाता है। उसका टाइम कौन सा, 6 से 8 बजे। वजीर कौन है, महकमा बराए अकलत उमूर मोहतरम जनाब डॉक्टर श्याम सुंदर अडवाणी साहब। ये सेठ किशन चंद के बेटे हैं। अच्छा। वो मेरा दोस्त लक्ष्मण उसके बड़े भाई हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि 6 बजे दफ्तर आते हैं, 8 बजे बर्गर खा के चले जाते हैं। और आज तक जैसे उसको मामले खास बनाया गया है, आज तक दफ्तर में बैठकर किसी महकमे के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग नहीं की। अकलतों की फलाई कमेटी है, उसके साथ आज तक मीटिंग नहीं की। आज तक उन हुकाम जो अफसरान उनके साथ मीटिंग नहीं की। आज तक उनको महकमे का पता ही नहीं है। महकमे में क्या हो रहा है, महकमा किस तरह चलाना, आते हैं सेल्फी बनाना, उसको पुलिस प्रोटोकॉल चाहिए। अच्छा, मजे की बात है, सोशल मीडिया के जो वर्कर हैं, जो महकमा इत्तलात, उन्होंने 2 रखे हुए हैं। हर वजीर को एक मामले खास को एक जो है सोशल मीडिया का वर्कर अलर्ट किया हुआ है। इनके पास 2 है। अच्छा, इनका इस्तेकाल नहीं है, पुलिस मोबाइल का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना, मामले खास के साथ प्रोटोकॉल नहीं होता है। अच्छा। लेकिन इनको जो IGC ने मेहरबानी खुसूसी की है, इनको पुलिस प्रोटोकॉल स्क्वाड दे दिया है। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ शहर से बाहर निकलता है तो हर थाने को फोन करता है कंट्रोल पर, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, वहाँ प्रोटोकॉल मिलता है। लेकिन मौसूफ क्या करता है, 6 बजे दफ्तर आता है,
8 बजे सेल्फियां बना के बर्गर खा के चला जाता है, लेकिन आज तक उसके महकमे का पता नहीं, महकमे का निज़ाम किस तरह चल रहा है। हमारे पास इदारों का ये हाल है। चले जी, इदारों का बुरा हाल है और चीज़ों को बेहतर करना चाहिए, और चीज़ें बेहतर होंगी तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम होगा। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब, उस सेगमेंट में खुशामदीद जो मेरा और आपका, हम सबका फेवरेट है, क्योंकि इसमें होती हैं हम सबकी बातें, हम सबके दिल की बातें, हम सबके मसाइल की बातें, और जो हैं हेल्थ से रिलेटेड, जो हैं ब्यूटी से रिलेटेड, और ऐसी चीज़ें हम आपके साथ में शेयर करते हैं जिससे होता है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा। अच्छा, अब क्या होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वो ये फील करते हैं कि वो बहुत एनर्जी उनकी लो हो रही है, उनको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, डॉक्टर कहता है जाएँ जी CBC कराएँ, फिर वो एनीमिक निकलते हैं। तो फिर वो कहते हैं खून की कमी को पूरा करें, कोई कहता है कलेजी भून के खा लें, कोई कहता है जी आपने ब्लड लगवा लें, कोई कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं कि जी आयरन वाली चीज़ें खाएं। लेकिन खून बढ़ाने का बेहतरीन टोटका जो है, ताकतवर घरेलू टोटका, वो मैं आपके साथ में अब शेयर करने जा रही हूँ। वो है ये: रोज़ाना सुबह खाली पेट 1 गिलास ताज़ा अनार का जूस पिएं और शाम में चुकंदर का जूस इस्तेमाल करें। ये दोनों जूस जिस्म में आयरन की कमी दूर करते हैं, खून तेज़ी से बनाते हैं, रंगत निखारते हैं और कमज़ोरी, चक्कर या फिर पिलाहट जैसे मसाइल जो हैं वो ख़त्म कर देते हैं। जो लोग पेलिया लो हो जाते हैं उनके लिए भी बड़ा ज़बरदस्त ये टोटका है। तो ये ज़रूर घर में आप टोटका करें, और इस टोटके के बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, और आज रेसिपी ऑफ द डे में क्या कुछ है। तो जनाब, आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं चीज़ बिस्किट्स। जी हाँ, ये जो बिस्किट्स होते हैं ना, ये बड़े ज़बरदस्त होते हैं, और विंटर सीज़न में स्पेशली सुपर टाइम में, शाम में और सुबह के औकात में बड़ा दिल करता है कि आप खाएं। और जो यूजुअली लोग नाश्ता नहीं करके जाते हैं, तो उनको इस टाइम, ये जिस टाइम पर हम अभी बात कर रहे हैं ना, इस टाइम पर लगती है बड़ी भूख। तो हल्की फुल्की भूख के लिए चीज़ बिस्किट्स जो हैं वो परफेक्ट हैं। तो लेना है आपने मैदा 1 कप, नमक आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चम्मच, मक्खन 4 औंस। इसके अलावा शटर चीज़ जो है वो आपने 4 औंस लेनी है, कद्दूकश किया हुआ। फिर दलिया 2 खाने का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद। 1 प्याले में मैदा, नमक, काली मिर्च और मस्टर्ड पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। इसमें मक्खन शामिल करें और नरम होने तक मिक्स करते रहें। फिर शटर चीज़ डालकर अच्छी तरह गूंद लें ताकि डो तैयार हो जाए। हल्का सा मैदा छिड़क कर डो को बेल लें और फिर अपनी पसंद की शक्ल के कुकीज़ काट लें। इन्हें बेकिंग शीट पर रखें। अंडे की सफ़ेदी फेंट कर ब्रश से ऊपर लगाएं। इसके अलावा दलिया, पेपरिका मिक्स करके ऊपर छिड़क दें। इन्हें 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से गर्म ओवन में 5 से 6 मिनट बेक करें। आपके जो चीज़ बिस्किट हैं वो तैयार हैं। तो ये है जनाब रेसिपी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आपके साथ में शेयर करते हैं रिसर्च, जो कि है एक बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च। और ये रिसर्च जो है ये रिलेटेड है आपकी लोनलीनेस से, कि जो लोग बहुत ज़्यादा तन्हा रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा अकेले रहते हैं, उनके दिमाग पर क्या क्या असरात होते हैं, और उनका जो ब्रेन है वो ख़ुद से किस डोमेन में चला जाता है, कितना ज़्यादा जो है वो स्टक हो जाता है, उनके ब्रेन में क्या प्रॉब्लम होते हैं, वो क्या ख्यालात सोचते हैं, और इससे उनको कौन कौन सी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो नई तहकीक के मुताबिक तन्हाई दिमाग और याददाश्त को कमज़ोर करती है, जबकि समाजी मेलजोल दिमाग की याद रखने की सलाहियत को मजबूत बनाता है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के माहिरीन ने पाया कि हिप्पोकैम्पस के हिस्से CA2 में समाजी राब्ते के दौरान सरगर्मी बढ़ती है, जो याददाश्त बेहतर बनाने वाले हिस्से CA1 को सिग्नल भेजती है। जब इस सरगर्मी को रोका गया तो याददाश्त में बेहतरी खत्म हो गई, जिससे साबित हुआ कि समाजी ताल्लुक दिमागी सेहत के लिए ज़रूरी है। तहकीक के मुताबिक तवील तन्हाई डेमनेशिया और दिमागी बीमारियों के खतरात बढ़ाती है। इसलिए माहिरीन ने समाजी राब्ते, कम्युनिटीज़, सरगर्मी और मेलजोल को फ़रोग़ देने पर जोर दिया है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं। कीप द बॉल। जी हाँ, अब आप बॉल रख सकते हैं अगर बैठे हुए बॉल आपके पास आ जाए, लेकिन ये सिर्फ पहले ओवर की बात हो रही है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश लीग में शायकीन के लिए नया उसूल मुतारिफ करवाया, जिसके तहत हर इनिंग्स के पहले ओवर में छक्का या चौका लगने पर क्राउड में जाने वाली गेंद शायकीन अपने पास रख सकेंगे। अगर गेंद बराह रास्त या उछलकर बाउंड्री पार कर जाती है तो मद्दा इसे यादगार के तौर पर अपने पास रख सकते हैं। ये उसूल वुमेन्स और मैंस बिग बैश लीग दोनों पर लागू होगा और मुकामी बैंक के ताउन से मुतारिफ करवाया गया है। आगे बढ़ते हैं जी, और अब कुछ बात कर लेते हैं हम कि जी क्या चल रहा है फ़ैशन वर्ल्ड में। तो फ़ैशन वर्ल्ड में हानिया आमिर जो है वो बहुत इन है, उनके ड्रेसेस बहुत इन है। और वेलकम बैक। तो अब कुछ बात करेंगे हम कि सर्दियों में स्पेशली आप क्या बना सकते हैं, और वो भी मीठे में, और ऐसा मीठा जो कि आपका दिल भी खुश कर दे और जो आप बहुत टाइम बाद खा रहे हैं। और मैं बात कर रही हूँ गाजर के हलवे की, जो इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। और ये बना के कौन लाया? ये बना के लेकर आए हमारे शेफ़ अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताएं कि मैं क्योंकि अब्दुल्ला से अक्सर पूछती रहती हूँ ना कि अब्दुल्ला मीठे में बताएं कि क्या आप लोग रखने वाले हैं अपने रेस्टोरेंट में, क्या आपकी स्पेशलिटी, क्या आप बनाते हैं।
व्हाई यू चूज दिस? असल में ये तो समझ लें सर्दियों की सौगात सौगात है, है, बिल्कुल। हाँ। और सर्दियों के अंदर ये जो है वो हर जगह जो है वो यूज़ किया जाएगा और हर जगह खाया जाएगा। सही। और हम लोगों की देसी फैमिलीज़ में तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो है वो इसको प्रेफर करते हैं सर्दी के अंदर, तो ये रखना बहुत ज़रूरी है। हाँ। अच्छा, मुझे as लगा compared to अब्दुल्ला ये others। कहेंगे कि क्योंकि आप कहनी थी लास्ट टाइम कि गाजर का हलवा लेके आना है इसलिए जो है वो मैं आपके लिए गाजर का हलवा ये और एक वजह है। रेसिपी जो है इसकी स्पेशल रेसिपी आवाम के लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए लेकर आए हैं अब्दुल्ला। हाँ, यू डिडंट रिमेंबर दैट। जब भी मेरी अब्दुल्ला से बात होती थी, अब्दुल्ला से कहती थी, अब्दुल्ला आपने जो है वो हमें ये बताना है कि गाजर का हलवा कैसे बनता है, गाजर का हलवा कैसे बनता है। ऑब्वियसली ये सौगात भी है और विंटर्स में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अच्छा, इसकी स्पेशल चीज़ ये होती है, स्पेशल बात ये होती है कि आप इसको मतलब थोड़ा सा भी खाएं ना तो आपका पेट भर जाता है और बड़ा एनर्जेटिक होता है, यानी आपको अच्छा लगता है खा के, और सर्दी जो है वो कम लगती है इसको और खा के। इवन हाँ। मैंने काफ़ी लोगों को सुबह पराठे के साथ भी इसको खाते हुए देखा गाजर का हलवा पराठे के साथ? बिल्कुल, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, सही, काफ़ी यूज़ करते हैं इसको। चलिए जी, फिर जल्दी से अब्दुल्ला हाँ, से जो है वो हम रेसिपी पूछते हैं। अब्दुल्ला, ये जो मज़ेदार गाजर का हलवा आप बना के लेके आए हैं, सबसे पहले इसकी रेसिपी बताएं। अच्छा, इसकी रेसिपी बहुत इजी है और ये जो है 40 to 45 मिनट्स के अंदर ये रेडी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को लेना ये है कि पैन के अंदर जो है वो घी ले लें। हाँ। और जो कैरेट है उसको जो है वो श्रेडेड जो होती है बिल्कुल थिन, हाँ। उसको उस तरीके से कट कर लेना है और पैन के अंदर आपको उसके अंदर मिक्स करना है अच्छे तरीके से, 5 to 7 मिनट्स तक सौते करना है। हाँ। देन इसके अंदर आप जो है वो मिल्क ऐड करें। हाँ। और मिल्क को जब तक आप इसके अंदर चलाते रहिए 10 to 15 मिनट्स तक, जब तक जो है इसका टेक्सचर जो है वो थिक नहीं हो जाता, हाँ। कैरेट जो है वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाता मिल्क के अंदर। हाँ। देन इसके अंदर हम लोग खोया ऐड करेंगे हाँ। एंड शुगर ऐड करेंगे। हाँ। और फिर उसको भी 10 to 15 मिनट्स तक आप इसको पकाते रहिए। उसके बाद जब आप देख लें इसका टेक्सचर जो है वो अच्छे तरीके से, जैसे ये बहुत थिक हो चुका है और बहुत जो है वो कलरफुल हो गया है, इसका जो है वो कलर जो है वो आ गया, देन आप इसके ऊपर जो है वो इसकी सर्विंग कर सकते हैं और इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की। अच्छा, जो आप ड्राई फ्रूट्स में ऐड करना चाहते हैं। सही। अच्छा अब्दुल्ला, यूजुअली लोग सोचते हैं कि अगर घर में बनाना है गाजर का हलवा तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है, कद्दूकश करें और फिर उसको जो है एक ख़ास तरीके से जो है वो तैयार किया जाता है। आप ये बताएं, क्या वाकई इतना मुश्किल है? नहीं, घर में मुश्किल जो ख़वातीन हैं वो कितना टाइम लगता है इसको बनाने में? ये 40 to 45 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा। और अच्छा। इसमें जो सारा टाइम जो जाता है वो सिर्फ इसी वजह से जाता है कि ये अच्छे तरीके से जो है इसके अंदर चीज़ें जो है वो डिज़ोल्व हो जाएं अच्छे तरीके से। मिक्स करना होता है इसको। मिक्स करना असल इसका जो होता है, बाकी इसका कोई प्रोसीजर नहीं है। आप जो है इसको स्लाइसर के अंदर जो है वो आप इसके स्लाइसेस कर लीजिए एंड देन आप इसके अंदर पैन के अंदर जो है वो उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। बस जो भी सारा टाइम होता है वो जो है वो। अच्छा, ऐसी क्या ट्रिक होती है कि गाजर का हलवा जब भी लोग घर में बना रहे होते हैं तो वो उस हलवे से डिफरेंट होता है जो बाहर मिल रहा होता है? उसमें क्या चीज़ जो है वो ख़वातीन घर में मिस कर देती हैं गाजर का हलवा बनाते हुए? नहीं, मिस तो खैर वो बहुत सारी चीज़ें नहीं होता है ना कि भाई ये चीज़ जो है ये ऐड करनी चाहिए, इससे वही जो है वो जायका आएगा जो बाहर के गाजर के हलवे का होता है या रेस्टोरेंट के गाजर के हलवे का होता है। असल में ख़वातीन जो है वो जो जिस चीज़ की असल ज़रूरत होती है वो उसकी जगह कुछ भी डाल के समझती है कि टेस्ट आ जाएगा। ये बहुत तो अच्छी बात की अब्दुल्ला ने कि यूजुअली जैसे शेफ्स ने आपको रेसिपी बताई है, अब रेसिपी शेफ ने आपको बता दी है, लेकिन क्या होता है कि आप समझते हैं इसका अल्टरनेट हम ये डाल देंगे तो ये टेस्ट आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होता। जो रेसिपी में जितनी चीज़ें आपको बताई जाती है ना उसी हिसाब से अगर आप ऐड ऑन करेंगे तो ही आपको जो है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, इसकी जो टॉपिंग है, इसकी जो ओवरऑल कहना चाहिए ना कितना खूबसूरत ये गार्निशिंग है सारा, तो ये किन किन चीज़ों से आप कर सकते हैं? खोपरा, आई गेस खोपरा इसके अंदर ऐड होता है और कैश्यूज में ऐड होते हैं, एलिमेंट्स भी आप डाल सकते हैं, पिस्ता भी, ये पिस्ताशियोज के ऊपर है। अच्छा। तो ये भी आप ड्राई फ्रूट्स तो आप जो आप खाते हैं जो आपका फेवरेट है वो आप इसके ऊपर उसकी टॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, मतलब इसकी टॉपिंग या गार्निशिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, पिसा हुआ खोपरा। अच्छा, ये बताएं कि ये तो गाजर का हलवा हो गया, मज़ीद जो है वो सर्दियों में इस तरह की और हेल्दी डाइट्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? बेशक आप स्वीट डिश में ही बता सकते हैं या फिर आप केक्स में भी बता सकते हैं, पैन केक्स में ही बता सकते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग सुबह नाश्ते में ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें खा रहे होते हैं। बिल्कुल। स्वीट डिश के अंदर तो हलवे तो सब तरह के ही अभी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। हबशी हलवा हो गया, वो भी बहुत जो है वो खाया जाएगा। ये गाजर का हलवा तो खैर मोस्ट फेवरेट होता है यहाँ पर। और वैसे पैन केक्स में अगर देखा जाए तो पैन केक्स आजकल बहुत ज़्यादा इन है
ब्रेकफास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा वो जो है वो चल रहा है। सही। तो ये है कि लेकिन जो देसी फैमिलीज हैं वो सबसे ज़्यादा जो प्रेफर करती हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। गाजर का हलवा हो गया, इसके अलावा मीठे में और क्या कुछ हो सकता है नाश्ते में? नाश्ते में मैंने बताया हबशी हलवा हो सकता है। हलवा तो आप किसी भी तरह का हलवा हो सकता है, और कुछ इस तरह के सूजी के हलवे भी होते हैं, और हो उसको सूजी के हलवे को भी कई तरीकों से जो है वो बनाया जा सकता है। घरों में मुख्तलिफ तरीकों से जो है ना वो सूजी का हलवा बनाया जाता है। कुछ जो है वो कंबाइन करके बाउल में ही बनाते हैं और उसके ऊपर वो गार्निशिंग कर देते हैं या टॉपिंग कर देते हैं, खोपरा और पिस्ता, बादाम, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। हाँ, इनफैक्ट शाही टुकड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पसंद करते हैं, और शाही टुकड़े बड़े ख़ास तरीके से एहतमाम के साथ में बड़ी डिश में निकाल के उसके पीसेस कट करके चांदी का वर्क लगा के और उसके ऊपर खोपरा, बादाम, पिस्ता और सारी चीज़ें डाल के, और पता है कुछ लोग उसमें ये भी मलाई भी ऐड करते हैं, यानी वो जो शाही टुकड़े रखे होते हैं ना उसके ऊपर वो मलाई लेते हैं और स्पेशली वो थोड़ा थोड़ा मलाई भी डाल देते हैं, और वो फिर उसका जो टेस्ट होता है ना वो अलग हो जाता है। और ये खाने स्पेशली सर्दियों में खाने का ना बहुत मज़ा आता है। अच्छा चलिए, हम थोड़ा सा ये बात तो की है कि जी मीठे में नाश्ते में इस तरह की लोग चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन जो सर्दियों का जो नाश्ता होता है ना वो बड़े ही डिफरेंट होता है। लोग पाए भी खाते हैं, लोग निहारी भी खाते हैं नाश्ते में पराठों के साथ। ऐसा भी होता है जी, पराठों के साथ जो है निहारी, पाए और सालन, इस तरह की चीज़ें भी लोग खा रहे होते हैं। तो आपने कभी कोई ऐसी रेसिपी ट्राई की है किसी के लिए, अपनी किसी रेस्टोरेंट में आपने कभी कुछ ऐसा रखा है डील के जी ठीक है जी हम वी आर ओपन फॉर ब्रेकफास्ट टू? लेकिन ब्रेकफास्ट इतना हैवी हम सर्व कर नहीं पाएंगे सही। लेकिन फिर भी आपका जो रेस्टोरेंट है वो सर्दियों में किन चीज़ों के ऊपर, किन डिशेस के ऊपर जो है फोकस करता है ज़्यादातर? आपका तो इवनिंग का ज़्यादा है ना? इवनिंग का ज़्यादा है, लेकिन जो है वो हमारा सी फूड्स के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। सी फूड के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। ज़्यादा होता है, प्रॉन्स हो गए, श्रिम्प्स हो गए, और सैल्मन्स हो गया, फिश के अंदर टूना फिश हो गई। सही। तो इन अच्छा, सैल्मन लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा, वो हेल्दी बहुत ज़्यादा है। उसकी रेसिपी शेयर करें, उसकी क्या रेसिपी है, किस तरह बनाते हैं? वो सैल्मन जो है वो सिंपल जो है वो सॉल्ट एंड पेपर के अंदर जो है वो रेडी होता है। इसके अंदर कुछ भी इसके अंदर जो है वो और चीज़ें नहीं डलती, सिर्फ पैन के अंदर आपको थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेना है और सैल्मन का जो पीस होता है जो राउंड शेप के अंदर कट होता है वो आप उसके अंदर रखें और सिंपल सॉल्ट एंड पेपर के अंदर आप उसको रेडी कीजिए, ताकि उसका जो मीट है उसका फ्लेवर आपको आना चाहिए। बिल्कुल सही। सिर्फ ये बहुत ईजिली जो है वो रेडी हो जाता है, ताकि ये हेल्दी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो अब जिस तरह आपने कहा ना सी फूड, तो सी फूड में सबसे ज़्यादा क्या डिमांड होती है? सबसे ज़्यादा जो है वो प्रॉन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही। प्रॉन्स तो वैसे भी बिरयानी के अंदर भी अभी शुरू हो जाएगा। हाँ, प्रॉन्स बिरयानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाते हैं। तो ये है कि प्रॉन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा फिर मैंने जैसे बताया सैल्मन हो गया, ट्यूना फिश हो गए। ट्यूना फिश के जो सैंडविचेस होते हैं ब्राउन ब्रेड के अंदर वो बहुत चलते हैं इस सीज़न में। तो ये है कि ये सीज़न तो अभी फिश का ही सीज़न है तकरीबन, समझ लें। सी फूड जो है वो बहुत ज़्यादा इन हो जाएगा, हर तरफ आपको नजर आएंगे, छोटे छोटे कार्ट्स नजर आएंगे बहुत ज़्यादा। अच्छा, सी फूड ना वैरायटी, सी फूड में बहुत वैरायटी होती है और लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से सी फूड खा रहे होते हैं, डिफरेंट डिशेज़ जो है वो ऑर्डर कर रहे होते हैं। फिंगर फिश सबसे ज़्यादा जो है वो फिंगर फिश चलती है, और जिसको देखो आप रेस्टोरेंट जाएं बैठे तो हर किसी ने ज़्यादातर फिंगर फिश ही ऑर्डर की होती है। लेकिन ये बताएं कि इसमें आपकी अपनी स्पेशलिटी क्या है? आपको लगता है नहीं हमारी ये डिश जो है या ये सी फूड जो है वो एनर्जेटिक भी है, इससे जो है वो इम्यूनिटी भी बेहतर होती है, टेस्ट में भी बेहतर है और सर्दियों में भी बड़ा बेनिफिशियल रहती है लोगों के लिए? वो तो सी फूड तो वैसे भी आप देख लें, कोई भी ओवरऑल होता है ना कि हर किसी का, हर शेफ का एक फेवरेट कोई ना कोई होता है डिश, चाहे सी फूड में हो या लाइन में हो या किसी भी कोई भी उसकी जो प्रोडक्ट होती है ना। अगर मीट में है तो वो कहते जी हम कबाब्स के बड़े एक्सपर्ट हैं, अगर वो चिकन में है तो वो कहते जी हमें तो जो है ना वो ब्रोस्ट के हम बड़े एक्सपर्ट हैं। तो व्हाट डू यू थिंक कि आपकी जो आपको लगता है कि आपकी अपनी जो स्पेशलिटी है वो क्या है? वो ट्यूना फिश के जो सैंडविचेस हैं, ट्यूना फिश के सैंडविचेस वो बहुत उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट भी हैं और बहुत टेस्टी भी होते होंगे, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा हैं। सही। तो ज़रा फिर उसकी भी जल्दी से ट्यूना फिश के सैंडविच की रेसिपी भी जल्दी से शेयर करें ना भाई। बिल्कुल। ट्यूना फिश की रेसिपी ये है कि ट्यूना जो है वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, जो टिन पैक के अंदर मिलता है और ये इम्पोर्टेड फिश होती है। तो ये आप ले लीजिए इसका टिन और इसको जो है वो ऑलिव ऑयल के अंदर जो है वो पैन में डाल दीजिए। और इसके साथ इसके अंदर जो है वो वेजीज़ ऐड होंगी, वेजीज़ के अंदर चॉप्ड ऑनियन होगी, टोमेटोज़ होंगे और शिमला मिर्च होगी, कैप्सिकम जिसे हम कहते हैं, ये ऐड होगा। और इसके साथ ही हम इसको ब्राउन ब्रेड के अंदर अगर इसकी सर्विंग करें तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ब्राउन ब्रेड भी बहुत हेल्दी है। तो ब्राउन ब्रेड के अंदर जब आपका ये सब रेडी हो जाए तो इसके अंदर थोड़ा सा मेयोनीज़ भी अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद उसका जो है वो प्रॉपर एक सैलेड टाइप का बन जाएगा और फिर उसको जो है वो आप सैंडविच के ऊपर, ब्राउन ब्रेड के ऊपर लगा कर आप उसको सर्व कर सकते हैं।
तो ये बहुत अच्छा जो है वो मील हो जाएगी आपकी हेल्दी। हाँ चलिए जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमारे शो पर आए और आज अब्दुल्ला ने हमें ढेर सारी डिशेस की रेसिपीज भी बताई हैं एंड आई होप कि इसी तरीके से अच्छी अच्छी रेसिपी जो है वो अब्दुल्ला हमारे लिए लाते रहें, हम आपके सामने रखते रहें और आपको बताते रहें कि इस तरह भी आप खाना बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। चलिए जी, शो में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर आपको मिलवाएंगे ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ से मेरी बड़ी फेवरेट। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब कुछ बात कर लेते हैं वीज़ा पॉलिसीज़ के हवाले से। आपको पता ही है कि यूजुअली हम वीकली बेसिस पर जो है ये सेगमेंट करते हैं ताकि लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें कि वो जिस जगह पर अप्लाई करना चाहते हैं, जिस कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, इमिग्रेशन वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा हो, उसके लिए उनको क्या कुछ करना पड़ता है, क्या प्रोसीजर है, किस तरह पेपर जमा कराने होते हैं, क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है और कितने पैसे लगते हैं। तो इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो हैं वो शाज़िब भाई मौजूद हैं और भाभी भी मौजूद हैं, मेहरीन भाभी, जो कि एजुकेशन कंसल्टेंट हैं और ये दोनों इस फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और आज हम स्वीडन की जो पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा सर्विस बहाल हुई है उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम टू द शो भाभी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत अच्छा लगा आप आई और मुझे ये सुन के ही बड़ा अच्छा लगा कि भाभी जो है वो स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से बड़ा अच्छा काम भी कर रही हैं। तो क्योंकि भाभी पहली दफ़ा हमारे शो पे आई हैं तो हम भाभी से स्टार्ट करते हैं। भाभी ये बताएं कि स्वीडन क्यों इम्पॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट यहाँ पर जाना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोसीजर है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास दो ट्रेंड्स हैं। पहला ट्रेंड ये है कि हमें बाहर जाना है, ठीक है, वेदर इट इज़ इमिग्रेशन, वेदर इट इज़ विजिट वीज़ा, वेदर इट इज़ स्टूडेंट वीज़ा, हमें बाहर जाना है, ठीक है। दूसरा हमारा ट्रेंड ये है कि हमें बाहर तो जाना है लेकिन फैमिली के साथ जाना है, ठीक है, फैमिली के साथ। अब जो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, पहले ट्रेंड ये था कि भाई एक मेन एप्लीकेंट जो है वो बाहर चला जाए एंड देन आफ्टर दैट जो है वो फैमिली को बुला लें, फैमिली सेटल्ड हो जाए बाद में। लेकिन अब क्या लोग चाहते हैं, अब इतना सब्र नहीं है, अब लोग कहते नहीं सबने साथ ही जाना है, टेंशन वेंशन जो भी है खत्म करें, बस यहीं से सब साथ जाए। एग्जैक्टली, ठीक है। वो स्टूडेंट्स के लोग कहते हैं कि जो है वो हमें अगर जाना है तो हमें अपनी फैमिली के साथ जाना है। Whether you have 2 kids, 4 kids, 5 kids, easily you can move on student visa, ठीक है। अच्छा, स्वीडन का एक सिलसिला ये है कि स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जिसमें एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि वो पूरी फैमिलीज को अलाउ कर रहा है, ठीक है। अभी हमारे पास जो एम्बेसी थी 2 साल पहले जो है वो एम्बेसी पाकिस्तान से बिल्कुल बंद हो गई थी, ठीक है। लेकिन अभी 2025 में 7 अप्रैल को दोबारा से एम्बेसी ऑपरेट हुई है और अगस्त और सितंबर में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि अपनी पूरी फैमिलीज के साथ। अच्छा, तो इसमें हमें एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट लगा कि स्वीडन जो है वो पूरी एक तो फैमिलीज को, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा इमिग्रेशन में जो है वो फैमिलीज को थोड़ा टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट इट टेक्स 1 year 2 years, बट इन स्टूडेंट वीजा यू हैव जस्ट 6 months एंड इन जस्ट 6 months यू कैन हैव योर एप्लीकेशंस। अच्छा, 6 months के अंदर, विद इन 6 months यू कैन हैव योर एप्लीकेशन। इसका सिलसिला ये होता है कि आपके पहले, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो इंटेक्स ओपन है, इसके इंटेक्स होते हैं, जनवरी इंटेक होता है, सितंबर इंटेक होता है, ठीक है। जनवरी एंड सितंबर में यू कैन अप्लाई फॉर दी स्वीडन वीज़ा इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट वीज़ा। बिल्कुल, स्टूडेंट वीज़ा के बेसिस पर आप स्वीडन में अप्लाई कर सकते हैं और ये मंथ से जनवरी एंड सितंबर, यस, ठीक है। अच्छा, उसमें होता यह है कि ऐसा नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल सितंबर इनटेक है तो आप 2 to 3 months पहले अप्लाई करें, ठीक। इसकी प्रॉपर एप्लीकेशंस होती हैं, प्रॉपर पोर्टल्स होते हैं। जैसे 15 अक्टूबर को स्वीडन के आपके प्रोग्राम की तवज्जो से मैं हर किसी को ये बात बताना चाहूँगी जिनको नहीं ये इन्फॉर्मेशन है कि 15 अक्टूबर को इनके पोर्टल स्टार्ट हो चुके हैं और ये रहते हैं 30 दिसंबर तक। 30 दिसंबर के बाद क्लोज हो जाएंगे एंड देन फिर जो है वो ऑफर लेटर का सिलसिला स्टार्ट होता है, अपॉइंटमेंट का सिलसिला स्टार्ट होता है। इनका पूरा बहुत स्मूथ प्रोसेस है। फाइनेंसेस क्या होते हैं? फाइनेंसेस बहुत ईजीएस्ट हैं। एक तो यूरोपियन कंट्रीज है तो इसमें बहुत ज्यादा आपको फाइनेंसेस शो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, सबसे पहली चीज जो देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि आपकी जो CGPA हो वो 2.7 हो। इफ योर CGPA स्टार्टिंग फ्रॉम 2.7 यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। अच्छा भाभी, यूजुअली क्या होता है कि अभी जैसे आपने बताया ना कि ठीक है जी, स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, दिसंबर तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फिर उसके बाद जनवरी में जो है वो ऑफर लेटर आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर आपने CGP के हवाले से बताया 2.7 होनी चाहिए। बट क्या होता है यूजुअली जब भी कोई स्टूडेंट जा रहा होता है, मुल्क से बाहर जाने का सोचता है, तो वो इन कंट्रीज़ के बारे में नहीं सोचते। उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो कनाडा चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ और ज़्यादातर UK चले जाएँ। सो ये स्वीडन जो है वो ही क्यों, मतलब यहाँ का जो वीज़ा है, जो स्टूडेंट्स के लिए स्वीडन का वीज़ा है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? बाकी कंट्रीज़ के कंपैरेटिवली यहाँ पर उन्हें क्या सहूलियात मिलेंगी,
उनके अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं, उनके एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताएं। देखिए, मैंने भी आपसे प्रोग्राम के शुरू में यही बात कही थी कि अब स्टूडेंट जो है वो अकेला नहीं जाना चाहता। इफ दे हैव द फैमिली, वो स्पाउस के साथ, क्योंकि थोड़े से हालात हैं, चीज़ें हैं, वो ये चाहता है कि जो है वो अपनी पूरी फैमिली को लेके मूव हो। ठीक है, तो स्वीडन के अलावा भी 2 से 3 यूरोपियन ऐसे कंट्रीज हैं जो कि फैमिली को अलाउ करते हैं। स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, ये तीनों ऐसे कंट्रीज हैं, ये जस्ट 3 ही ये कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज हैं और यही जो है फैमिलीज को अलाउ करते हैं। इसके अलावा और कोई जो है फैमिली को अलाउ नहीं करता। ठीक है, चलें, एक बेनिफिट ये है ना कि स्वीडन आप इसलिए चले जाएं कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं, लेकिन फिर लोग बेनिफिट्स देखते हैं ना कि ठीक है जी, स्वीडन में जाके मुझे वो यूके वाला जो एक क्लास है वो तो नहीं आएगा, जो यूके वाली पढ़ाई है वो तो मुझे नहीं मिलनी। स्वीडन में चला जाता हूँ फैमिली को, लेकिन ओवरऑल मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी डाउन होगी, पैसे भी उतने नहीं होंगे। तो मजीद इसके क्या बेनिफिट्स हैं अगर कोई अप्लाई करता है? तो यहाँ से वो कहीं और इजीली मूव कर सकते हैं? फिर बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूके की बात कर रही हैं तो यूके में रह के स्टूडेंट जो है वो सिर्फ यूके ही मूव कर सकता है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक शेंजन कंट्री में जो है वो एड ऑन हो जाता है, अगर फॉर एग्जांपल यूरोप की तरफ जाता है तो वो मजीद 27 कंट्रीज में मूव कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर उसको शेंजन वीजा मिल जाता है, अगर उसको यूरोपियन वीजा मिल जाता है, और अगर स्वीडन में उसकी जो है वो नहीं बन पाती किसी किस्म की सेटिंग, अगर उसको लगता है कि जो उसको वहाँ पे जो है वो जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, उसको जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो टर्की मूव कर जाए, वो फिनलैंड मूव कर जाए। फिर ये पूरी फैमिली के साथ मूव करना आसान? बिल्कुल, बहुत आसान है। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक दफ़ा एंट्रेंस हो गई आपकी यूरोप में, तो डेफिनेटली यू कैन मूव एनीवेयर। चलिए जी, तो ये स्टूडेंट्स जितने भी, अगर आप चाहते हैं कि आप यूके आसानी से नहीं जा पा रहे, आप अमेरिका नहीं जा पा रहे, आपका कहीं और का वीज़ा नहीं लग रहा, तो ये जो स्वीडन है यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली के साथ आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आपको ठीक नहीं लग रहा, वहाँ पर आपका जो एजुकेशन सिस्टम है या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ वो ठीक नहीं है, तो आप कहीं और भी मूव कर सकते हैं विद फैमिली। ये है जी पॉजिटिव पॉइंट कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर स्वीडन। शाहज़ेब भाई, ये बताएं कि इमिग्रेशन वीज़ा जो है उसके लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वो किस तरह अप्लाई किया जाए? अच्छा, स्वीडन ने रिसेंटली एक जॉब सीकर वीज़ा के नाम से नया वीज़ा अनाउंस किया। और देखिए, ये कोई भी कंट्रीज़ अगर कोई भी वीज़ा अनाउंस करते तो उसके बैकग्राउंड में उनकी काफ़ी सारी रिसर्च होती है, चीज़ें होती हैं। इट मीन्स वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं। सही। जब भी वो जॉब सीकर वीज़ा अनाउंस कर रहे हैं, जो कि पहले टैलेंट वीज़ा के नाम से था, मतलब स्वीडन का जो ये अनाउंस कर रहे थे, इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ जो ज़बरदस्त चीज़ है अगेन वो यही है कि इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। क्योंकि हमारी यूरोपियन कंट्री का सुनते ही सबसे पहले ये जहन में आता है कि शायद लैंग्वेज बैरियर होगा, या हमें कोई जॉब को एक्वायर करने के लिए कोई लैंग्वेज करनी होगी, स्टूडेंट लैंग्वेज या कोई इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें जॉब सीकर की, तो इसमें कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके अलावा कोई स्वीडिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। तीसरी चीज़ है कि जॉब की ही बात हो रही है लेकिन जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आप भी हमेशा सवाल करती हैं कि कम से कम बजट के अंदर कैसे जा सकते हैं, कम से कम बजट। पाकिस्तानी तो बिना बजट के ही जाना चाहिए। पाकिस्तानी तो चाहते हैं कि जो उनको स्कॉलरशिप मिल रही है ना वो भी जल्दी से मिल जाए, टिकट का भी हो जाए, बस किसी तरीके से पहुंच जाए। क्योंकि देखिए शाहज़ेब भाई, ये बात कहीं ना कहीं ठीक है कि 20 से 25 लाख लगा के जो शख्स बाहर जा रहा है वो डेफिनेटली ये सोचेगा कि उससे बेहतर है कि मैं यहाँ पे फिर कुछ और काम कर लेता हूँ, क्योंकि उन्हीं तमाम लोगों के लिए अकेला जाऊँ। उन्हीं तमाम लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है कि टोटल एक्सपेंस इसका 1 लाख रुपीज़ आता है। अरे ज़बरदस्त, 1 लाख रुपए में, और स्टूडेंट वीज़ा पे आप अपनी फैमिली भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल। जॉब सीकर जो वीज़ा है इसमें टोटल एक्सपेंस एम्बेसी का जो कि वीज़ा फीस होती है, बायोमेट्रिक की $9 के करीब कोई इनकी फीस है। इसके अलावा आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस बाय करते हैं। टोटल एक्सपेंस जो इसका आ रहा है वो तकरीबन 1 लाख रुपए करीब आ रहा है। इसमें आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। अच्छा, चूंकि जब इसमें जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है, आपकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट इसमें है, वो है 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। आपको ये बताना है कि आपकी 18 साल तालीम है। अगर आपने 4+2 की डिग्री ली हुई है या आपने 2+4 की डिग्री ली हुई है, अल्टीमेटली आपके पास 18 ईयर्स एजुकेशन है, जिसको हम पाकिस्तान में एमफिल बोलते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। विदाउट एक्सपीरियंस आपने आज अपनी डिग्री आपने यूनिवर्सिटी से निकलवाई, कल आप स्टूडेंट का वीज़ा अप्लाई करेंगे। और सबसे और इससे भी ज़बरदस्त बात कि हमेशा लोग फिर उसके बाद वीज़ा के रेशो की बात करते हैं कि किस हद तक जब इतने सारे ईजीनेस आप बता रहे हैं तो वीज़ा रेशो उसका बहुत डाउन होगा। जैसे अगर हम इटली की बात करें टोटल 12% वीज़ा रेशो है। सही। लेकिन अगर हम स्वीडन की बात करें, क्योंकि अभी नया वीज़ा है तो वीज़ाज इसके बहुत अच्छे लग रहे हैं और बड़ा क्विकली इसका प्रोसेस चल रहा है। अब तो स्वीडन ने जब से एम्बेसी अपनी ऑपरेशनल कर दी है तो तकरीबन 2 से 6 महीने के दरमियान में पूरा वीज़ा आपका प्रोसेस हो जाता है और आपका वीज़ा लग जाता है।
अच्छा, इसका इनिशिएट इस तरीके से होता है कि जब आप यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं तो आप इंडिविजुअल जाते हैं पहले। जैसे मिस मैरी ने बात की कि स्टूडेंट वीज़ा के अंदर स्वीडन का होता है कि आप विद फैमिली जा सकते हैं, लेकिन जॉब सीकर वीज़ा में आपको अकेले जाना होता है। लेकिन आप जब वहाँ पे जॉब सर्च कर लेते हैं अपनी, उसके बाद अपनी पूरी फैमिली को, फैमिली जो रीयूनिफिकेशन वीज़ा एक होता है, उसमें आप अपनी पूरी फैमिली को इन्वाइट भी कर सकते हैं। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको एक टाइम मिल रहा है जो कि 3 महीने से लेकर 9 मंथ्स के दरमियान है। आपने इस टाइमलाइन का वीज़ा अप्लाई करना है। आप चाहें 3 महीने का बजट है आपके पास, आपने 3 महीने का वीज़ा अप्लाई कर दिया। आपके पास बजट 9 मंथ्स का है तो 9 मंथ्स का अप्लाई कर दिया। तो ये जाके आप जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं। और एक और ज़बरदस्त चीज़, इसमें सिर्फ जॉब नहीं सर्च करनी है आपने, इसमें आप अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी सर्च कर सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक मेंटालिटी लेके जा रहे हैं कि मुझे जॉब ही ढूंढनी है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि मुझे तो जॉब ही नहीं मिलेगी, तो आप अपना बिजनेस ढूंढ लें। आप देखें कि स्वीडन के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कैसा मैं ऐसा बिजनेस करूँ वहाँ पर। तो जॉब सीकिंग वीज़ा जो है वो अब जो लोग चाहते हैं कि वो जॉब के पर्पज़ के थ्रू यहाँ पर अप्लाई करें, उनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए और क्या एक्चुअली उनकी स्किल्स होनी चाहिए और किस फील्ड में वो अप्लाई करें और किस जॉब के लिए अप्लाई करें? कोई फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिग्री की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। वाह इट मींस कि 18 इयर्स वाले हर बंदा जा सकता है। इतना आसान तो इतना आसान कोई भी चीज प्रोसेस नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया इतनी सारी चीजों के अंदर सिर्फ एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी अगर 18 इयर्स एजुकेशन है तो स्टूडेंट का वीजा आप लोगों के लिए है। टोटल एक्सपेंस भी मैंने बताया है, टोटल टाइमलाइन भी मैंने आपको कम्युनिकेट किया कि इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन अगेन देखें, जो अर्ली मूवर्स होते हैं ना, वो अडॉप्ट कर लेते हैं चीज़ों को, और जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि अभी हम दूसरों का देखेंगे कि होगा या नहीं होगा। बहुत सारे फेसबुक के थाउजेंड्स ऑफ जो ग्रुप्स बने हुए जिसमें लोग मौजूद हैं, और वो लोग दिखाते हैं कि हमें वीज़ा मिला है, हम जा चुके हैं वहाँ पर। बहुत सारे क्लाइंट्स प्रोसेस कर रहे हैं इस वीज़ा को। तो बड़ा ज़बरदस्त वीज़ा है और बहुत अच्छी आसानियाँ हैं। देखिए, जैसे मिस मैरी ने बताया कि आप किसी यूरोपियन कंट्री में एक दफ़ा एंटर हो जाते हैं, आपको स्टूडेंट का वीज़ा मिल रहा है, आपके पास एक्सेस है कि आप कल को जर्मनी मूव हो सकते हैं, फ्रांस जा सकते हैं। एक्चुअल में जो पॉइंट है वो यही है कि अगर आप स्वीडन पहुंच जाते हैं तो वहां से आप कहीं और मूव हो सकते हैं, लेकिन पहले आपने वहां पहुंचना होता है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात हो रही है स्वीडन की वीज़ा पॉलिसी के हवाले से, और मुझे सुन के बड़ी हैरत हो रही है कि इतना कम जो है रिक्वायरमेंट्स है। तो मेरे ख्याल में ये टाइम जो है वो देर करने वाला नहीं है। जिन्होंने अप्लाई करना है वो फौरी अप्लाई कर दें, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फ़िलहाल ऐसी हैं कि हर कोई जो है उसके ऊपर एलिजिबल है कि वो रिक्वायरमेंट्स को अचीव कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं भाभी कि वहाँ पर स्टूडेंट पहुँच गए, अब स्वीडन यहाँ से स्टूडेंट वीज़ा लेके स्टूडेंट वहाँ पर मौजूद है, अब वहाँ पर उसको काम करने की इजाज़त मिलेगी कि वो पढ़ाई के साथ साथ जो है वो अपना काम भी कर सके, पार्ट टाइम जॉब कर ले? बिल्कुल ऐसे ही है, हर जगह अलाउ होता है। फॉर एग्जांपल स्वीडन में भी यही है कि अगर स्टूडेंट जो है वो स्टडीज़ कर रहा है तो 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है। स्टूडेंट जो है वहाँ पे जॉब कर सकता है, मेन एप्लीकेंट, ठीक है, जो स्टूडेंट जो है पढ़ रहा है वो जो है वो जॉब कर सकता है 20 आवर्स पर वीक। लेकिन उसके साथ जो उसका जो स्पाउस है, जो नेक्स्ट एप्लीकेंट है, वो फुल टाइम काम कर सकता है। तो इसमें एक बड़ा अच्छा वो हो जाता है कि अगर स्टूडेंट जो है वो लिमिटाइज है, तो वो जो उसका पार्टनर है वो फुल टाइम जो है वो जॉब कर सकता है, फुल टाइम जो है वो अप्लाई कर सकता है। मतलब स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं उनको ले जाया जा सकता है साथ में? मतलब स्टूडेंट अगर चाहे कि वो अपने पेरेंट्स को लेके जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, जस्ट फैमिली जाती है, जी, हस्बैंड वाइफ एंड देयर किड्स। ओके, फाइन। और उसके बाद उनके जो स्पाउसेस हैं, अगर वो इंडिविजुअली खुद कुछ काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं? बिल्कुल, फुल टाइम अलाउ होता है, दे कैन अप्लाई। ओके, दे कैन अप्लाई। शाहज़ेब भाई, रिक्वायरमेंट्स क्या है जॉब सीकिंग वीज़ा की और इसके क्या डॉक्यूमेंटेशन होती है? ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात की जाए, जबकि मैंने जैसे बताया सिर्फ एजुकेशनल जो आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो आपको डिग्री ट्रांसक्रिप्ट आपने HEC से टेस्ट करवानी है, डिग्री ट्रांसक्रिप्ट को अपने। इसके अलावा आपने हेल्थ, ट्रैवल इंश्योरेंस, आपने होटल रिजर्वेशन कम से कम 1 महीने की, और इसके अलावा आपने फ्लाइट रिजर्वेशन लगानी है। अच्छा, होटल रिजर्वेशन, फ्लाइट रिजर्वेशन भी अक्सर लोग कंफ्यूज आते हैं कि शायद हमें अगर 3 लाख रुपए का टिकट चल रहा है तो क्या 3 लाख का टिकट बाय करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, वो आपसे रिजर्वेशन मांगते हैं। सही। आप किसी भी एजेंट के पास जाके 500-1000 रुपए देकर आप उनसे रिजर्वेशन करवा सकते हैं। एक पहले तो सबसे पहले इंटेंट डेट डिसाइड हो कि आप 6 महीने के बाद किस डेट पे जाना चाहते हैं। वो चूंकि आप एक कवर लेटर भी मेंशन करेंगे, और एक और इसमें जो सबसे जबरदस्त चीज़ है वो इंटेंट लेटर है। आपने इंटेंट लेटर बनाना है, जो कि मोटिवेशन लेटर आपको बनाकर इम्प्रेस करना है केस ऑफिसर को कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या। आप जाके वहाँ पे जॉब सर्च करेंगे, आप जाके वहाँ पर बिजनेस के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज आप सर्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए एक अच्छा सा CV बनाएं, एक अच्छा सा कवर लेटर हो, और मुख्तलिफ जॉब्स पे इंडीड के नाम से है या लिंक्डइन के नाम से या और मुख्तलिफ फोरम्स हैं, उन पर आप जॉब्स अप्लाई करना शुरू कर दें। अच्छा, इस टाइम पे जॉब्स अप्लाई करने का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा हमें जॉब मिलेगी, लेकिन उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स आप अपने मोटिवेशन लेटर में अगर लगाते हैं, और फिर आप केस ऑफिसर को गाइड करते हैं कि सर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ
और मेरी वहाँ पे जॉब्स अवेलेबल हैं मैकेनिकल की, देखें 1 हफ्ते पहले पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पे, और मैंने उसके लिंक्स भी लगाए हैं। उसकी एक्नॉलेजमेंट्स अगर आप लगाते हैं तो आप जेन्युइननेस आपकी नजर आती है कि आप जेन्युइन इंटेंट हैं, आप जाना चाहते हो, केस ऑफिसर इससे इंप्रेस होगा। और जब केस ऑफिसर वो इंटेंट लेटर पढ़ेगा, वो उसको पता होगा कि आपके अंदर कितनी मोटिवेशन है। और डॉक्यूमेंटेशन की फर्दर अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक अपना एक लेटर निकलवाना होता है, अटेस्टेशन लेटर, जो कि इनकी वेबसाइट पे ही पूरा मौजूद है। आपको सिर्फ साइन करना है कि कल को अगर वो आपकी डिग्री की वेरिफिकेशन करना चाहें तो HEC से और यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। अब आपने जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स गैदर कर लिए तो अब तो स्वीडिश एम्बेसी ओपन हुई हुई है इस्लामाबाद में। आपने क्या प्रोसेस करना है, ऑनलाइन जाके इनका आपने वीज़ा फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, वीज़ा फीस आपने पे करनी है, एंड देन उसके बाद हमने वेट करना है अपॉइंटमेंट का। आपको जब अपॉइंटमेंट की कॉल आती है, ईमेल आपको रिसीव हो जाएगी। अब आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है एम्बेसी में, और वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके शो होंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा, एंड देन आपका पासपोर्ट वो लेके रख लेते हैं। अगले महीने से 2 महीने के दरमियान में वो आपको वीज़ा इशू कर देते हैं आपके पास। अच्छा, एक और ज़बरदस्त चीज़ इसमें स्टूडेंट में ये कि पासपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा नहीं लगता। इस दर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको रेजिडेंट परमिट इधर ही से मिल जाता है। यानी कि नॉर्मली किसी भी वीज़ा में, इवन अगर हम स्टूडेंट वीज़ा में भी जाते हैं तो बच्चों को जो वीज़ा मिलता है तकरीबन 90 डेज़ का वीज़ा होता है कि हम अगर वहाँ पे पहुँचेंगे तो हम होम ऑफिस में अपेयर होंगे, होम ऑफिस में बताएंगे हम पहुँच गए आपकी कंट्री में, और अब मुझे रेजिडेंट कार्ड इशू करें। जैसे यहाँ पे नादरा का शनाख्ती कार्ड इशू होता है। लेकिन इसमें जो स्वीडन के अंदर सबसे जबरदस्त चीज़ है कि आपको उनके ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका वीजा लगेगा तो रेजिडेंट परमिट कार्ड आपको यहीं से मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो रेजिडेंट परमिट, आपने पासपोर्ट दिखाया, रेजिडेंट परमिट कार्ड आपने एयरपोर्ट पे शो किया, एंड देन आप ट्रैवल कर सकते हैं। और एक और जो अपडेट करने वाली चीज़ है, जो अभी हमारा FIA का और ये जो मामला चल रहे हैं कि जिसमें वो एक नया लेटर मांग रहे हैं या वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो जितने जॉब सीकर वीजाज हैं, हम चूंकि जर्मनी में डील करते हैं, स्वीडन में भी डील कर रहे हैं, इस तरह के तमाम लोग जो एक प्रोटेक्टर स्टैंप होती है, जो प्रोटेक्टर जो डायरेक्टरेट है वो लगा के देते हैं। शारा फैसल कराची में उनका ऑफिस है, मुख्तलिफ शहरों में उनके ऑफिस हैं, वो जरूर लगवा के जाएं। वरना एयरपोर्ट पे अभी भी आप देख रहे हैं जो आने वाली न्यूज़ में हमें पता चल रहा है कि उनको रोक लेते हैं वहाँ पर। तो इस तरह के जो भी वीजाज पे जाना चाहते हैं, जिनकी जॉब्स लगी हुई हैं या जॉब के लिए अप्लाई करने जाना चाहते हैं, वो प्रोटेक्टर स्टैम्प अपने पासपोर्ट पे लगवाएं। और एफिडेविट की रिक्वायरमेंट तो अब उन्होंने खत्म कर दी है, वो जो पहले आई थी बीच में। सही। अच्छा, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त और आसान तरीके का प्रोसेस है और लोग इसको जल्दी जल्दी अप्लाई भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ये बात कर रहे होते हैं ना कि हमें मुल्क से बाहर जाना है, स्टडी करने के लिए जाना है, अर्निंग्स करने के लिए जाना है, और हम चाहते हैं कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो जिस तरह से अभी शुरुआत में भाभी ने कहा ना कि हमारा एक मकसद है कि हमें मुल्क से बाहर जाना है और लोगों को वहाँ पर जाकर पढ़ना है, पैसे कमाना है। अब इन टर्म्स ऑफ दैट कि वो किस कंट्री में जा रहे हैं वो ये ज़रूर देखते हैं, लेकिन अगर उनको ये रहा है कि वो स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू अपनी फैमिली भी साथ ले जा सकते हैं, और ये एक अच्छा मौका है वहाँ पहुँचकर अपने आप को मनवाने का। और अगर उनको लगता है कि नहीं है ठीक, तो वो वहाँ से माइग्रेट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर फ़र्ज़ करें कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है, इंटर का स्टूडेंट है, आपकी बात सुन के, मेरी बात सुन के, हमारा शो देख के उसके जहन में ख्याल आता है वो क्या, आई वांट टू गो, तो वो क्या करे? जो मैट्रिक में है वो क्या करे, जो इंटर में है, या जो ग्रेजुएशन मास्टर्स PhD कर चुके हैं उनके लिए तो जाहिर सी बात है आसानी है, लेकिन इनिशियल स्टेजेस पर स्टूडेंट क्या करे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो एक चीज़ से बड़ा घबराते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें आइल्स नहीं देना, ठीक है, आइल्स नहीं देना। अच्छा, आप कुछ भी कर लें, अब आप जो है वो एक ज़ाहिर है एक आप इंग्लिश कंट्री में जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो है उससे सेव हो जाएंगे, आपको वो कहीं ना कहीं जो है ना वो स्टक ज़रूर करेगा, ठीक है। तो पहले तो मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले 2 चीज़ों का ख्याल रखें व्हेन यू आर स्टडिंग, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी जो परसेंटेज है उसको आप हाई रखें। हमारे पास जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन बिल्कुल 2.2 है, 2.1 है, उसमें हमें कोई ऑप्शन बता दें तो वो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हम ये कहते हैं कि आप भाई 2 चीज़ें अपनी, आपकी लाइफ में क्या काम है, आपको डेफिनेटली है तो पढ़ना है, ठीक है। परसों मैं भी यही बात करी थी सबको कि भाई जिंदगी में सबसे आसान चीज़ें पढ़ना, पढ़ लें ताकि जिंदगी संवर जाए आप लोगों की। ऐसे ही है, ठीक है। अब हर बंदे ने बाहर जाना है, ठीक है। बाहर जाने के लिए आपके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी तो होना चाहिए ना। आप ये तो नहीं कि जस्ट आपकी जो है वो 43-45% एज और आप कहें कि जो है ना भाई कोई ऑप्शन बता दें, तो कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि आप जो सबसे पहले जो है वो अपनी एकेडमिक्स में आपकी जो परसेंटेज होनी चाहिए वो काबिल कबूल होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है वो आप 40-45 पे नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं मिलता। आप जो है वो 5 साल बाद भी 60% तो होनी चाहिए, एटलीस्ट 60% हो, ठीक है। इंटरमीडिएट में एटलीस्ट 60% हो, और जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो एटलीस्ट 2.7 CGPA आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और आइल से ना घबराएं, आइल जरूर दें और अच्छे ग्रेड से। व्हाट इज द बेस्ट टाइम
टू प्रिपेयर फॉर दैट कि आपने आइल्स देना तो आप कब से तैयारी शुरू कर दें? क्योंकि ये होता है ना कि आप आइल्स दे भी दें लेकिन फिर अगर आप आगे डिसाइड करते हैं कि अभी नहीं जाना तो कुछ लोग होल्ड भी कर लेते हैं, वो थोड़ा देखिए इसकी जो वैलिडिटी होती है ना वो 2 इयर्स की होती है, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ का थोड़ा सा गोल सेट करें कि अगर आपने इंटरमीडिएट के आप पेपर्स दे रहे हैं, ठीक है, या तो उससे पहले दे लें आइल्स या उसके बाद दे लें, ठीक है। जब आपने अपने गोल डिसाइड कर लिया कि आपको मूवी करना है, ठीक, अच्छा 2 इयर्स की वैलिडिटी होती है। अगर किसी की अच्छी परसेंटेज होती है तो कहीं ना कहीं तो उसे ऑब्वियसली चांस मिल ही जाएगा ना। वो 2 इयर्स के बाद जो है वो अनवैलिड हो जाता है, तो उसमें फिर ये होता है कि जो है वो आप 2 इयर्स की वैलिडिटी है, आप आइल्स दे लें। दैट्स द परफेक्ट थिंग कि आप आइल्स दे लें और उसके बाद फिर जहाँ भी आप जिन जिन कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं कर लें, क्योंकि 2 साल उसके बाद आपके पास होते हैं और अगर वो आपका क्लियर हो जाता है तो दैट्स द बेस्ट थिंग कि आपने ऑलरेडी एक प्रोसेस को कंपाइल कर लिया, एक प्रोसेस जो है वो आप उससे कन्फर्म्ड हैं कि जी ठीक है मैंने ये क्लियर कर लिया। अब मुझे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, मुझे अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार है, अब मैं ये देखूंगा कि मुझे या देखूंगी कि कौन सी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। तो ये तो बहुत आसान प्रोसेस भी है, लेकिन इसके लिए बात वही है जहाँ से शाहज़ेब भाई ने बात की, भाभी ने बात की कि आप लोगों को करना क्या है, पढ़ना है। आप 2 चीज़ें अपनी बेहतर कर लें कि आप अपने जो भी स्कूल कॉलेज जाते हैं अपनी परसेंटेज अपने ग्रेड्स बेहतर करें, स्टडी पर ध्यान लगाएं और उसके बाद फिर सेकंड स्टेप आपका आइल्स है और उसके बाद फिर चूजिंग द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर आप जाना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटीज़ आप चूज़ करें। बहुत शुक्रिया शाहज़ेब भाई, बहुत शुक्रिया मेरीन भाभी, आप हमारे शो पे आई। एंड आई होप कि आज वो तमाम लोग जो कि बहुत आसान तरीका पूछते हैं कि जी कम पैसों में कम रिक्वायरमेंट्स में हम कहाँ जाएं, तो स्वीडन जाइए, स्टूडेंट वीज़ा पे जाइए, पूरी फैमिली साथ लेकर जाइए। अच्छा जी, शो का टाइम हो गया एंड अप और आज का शो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।